बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज मैं हाजिर हुई हूँ ये नावल स्टार्ट करते हैं नावल। तो मौसम अच्छा खासा गर्म था, हालांकि मार्च का आखिरी अशर चल रहा था। काफ़ी दिन से बारिश भी नहीं हुई थी, वरना ठीक ठाक उनकी होती थी मार्च में। असरा अपने घर दरवाजे के आगे गाड़ी से उतरी। वैन इसे कॉलेज से लेकर आती थी। दुपट्टे से पसीना पोंछते इसने डोरबेल पर हाथ रखा था। चंद लम्हा बाद इसकी बड़ी भतीजी लाइबा ने दरवाज़ा खोला। अस्सलाम वालेकुम पुप्पो, इसने फ़ौरन सलाम किया। लहजा भी खुशगवार था, जिस पर असरा ने इसे गौर से देखा और सलाम का जवाब दिया। वालेकुम अस्सलाम, आज कॉलेज नहीं गई? असल में मम्मा को बाज़ार जाना था तो मैं नहीं गई। वैसे भी पढ़ाई कुछ खास नहीं हो रही तो सोचा आज छुट्टी मार लेते हैं। मुझे पता नहीं क्यों ये लग रहा है कि ये नावल जो है वो वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट नावल्स में से है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस तरह के असरा हीरोइन वाला मैंने पढ़ा हुआ है। बाकी आगे चल के देखते हैं क्या होता है इसका। वैसे भी पढ़ाई कुछ खास नहीं हो रही तो सोचा छुट्टी मार लेते हैं। ओह अच्छा, भाभी बाजार गई हैं? किसके साथ? इसने पूछा। मम्मा दादों के साथ गई हैं, हो सकता है बड़ी खाला भी साथ हो, क्योंकि इन्होंने भी कहा था। लाइबा ने तफसील से बताया। इस दौरान दोनों अंदर आ गई थी। असरा ने खाना खा के ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। वो मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन कर रही थी। इसके बड़े दो भाई और एक बहन थी। तीनों शादीशुदा थे। असरा सबसे छोटी थी और घर वालों की खूब मोहब्बत भी समेट रही थी, पर इसी मोहब्बत ने इसे एतमाद से किसी हद तक महरूम कर दिया था। वो मर्दों तेज़ तरह लड़कियों की आंखों में आंखें डालकर बात ना कर सकती थी। अजीब बौखलाई हरकतें करती थी, जिस पर इसका रिकॉर्ड भी लगता। कुछ लोगों के वो बहुत करीब थी, जिनमें इसके घर वाले और फ्रेंड्स शामिल थे। इनके साथ एक इसका रवैया बेतकल्फ़ी और अपनायत का रंग लिए हुए था। अगर घर में से कोई शरारतें करते देख लेता तो यकीन न करता कि ये वही लोगों की भीड़ में डरी सहमी असरा है। भाभी लाइबा इज़्मा और रेहान के साथ अपने मैके जा चुकी थी। 2 दिन बाद भाभी के भाई अरमगान की शादी की डेट फिक्स होना थी। इधर असरा बहुत बोर हो रही थी। सबके जाने के बाद घर बहुत वीरान सा लगना शुरू हो गया था। तभी तैमूर भाई रात को अपनी फैमिली के साथ आ गए। वो जॉब के सिलसिले में कराची में बीवी बच्चों समेत मुकीम थे। जब छुट्टी मिलती तो घर का चक्कर लगा लेते। तैमूर भाई एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे थे। इनकी कराची पोस्टिंग हुई तो तरक्की के ऑर्डर्स भी आ गए। असरा को दुख के साथ साथ खुशी भी थी। अब वो तैमूर भाई की आमद पर बड़ी देर से किचन में घुसी हुई थी। वो 10 दिन की छुट्टी पर आए थे तो इसकी खुशी दीदनी थी। दूसरे दिन अम्मी और भाई और भाभी के साथ वो भी बड़ी भाभी के मैके आ गई, जहाँ बड़ी रौनक लगी हुई थी। मैं रात के बाद बाकायदा तौर पर शादी की तकरीबात का आगाज़ हुआ। इधर काम और मसरूफियत बहुत ज़्यादा थी। रोमाना के इसरार पर अम्मी ने असरा को इधर ही छोड़ दिया। घर से एक रात भी वो बाहर नहीं रही थी। अब पूरे 1 हफ्ते के लिए अम्मी ने इधर भाभी के मैके में रुकने का ऑर्डर दिया था। इसकी शक्ल देखने वाली हो रही थी। अम्मी ने चलते चलते काफ़ी नसीहतें की। जो भी काम हो देखती न रहना, करवा देना। हमारे ख़ानदान में कभी कोई खुशी कमी हो, रोमाना बढ़ चढ़ कर काम करती है। अब इसके भाई की शादी है तो तुम भी पूरी खुशदिली से हिस्सा लेना। घर की और मेरी फ़िक्र ना करना। वैसे भी सदफ़ और तैमूर मेरे पास हैं। इन्होंने छोटी बहू और बेटे का नाम लिया तो महज सर हिलाकर रहेगी। ना चाहते हुए भी इसे यहाँ शादी ख़त्म होने तक रुकना पड़ना था, क्योंकि असरा से दोनों बहुत प्यार करती थी। ये मेरा ख्याल इसकी भाभीियों का लिखा अब लाइन नहीं है तो मुझे नहीं पता चल रहा इसका। मेहंदी के फंक्शन का एहतमाम घर के वसी और रीज़ खुले हिस्से में किया गया। बाहर से काफ़ी ज़्यादा मेहमान बुलवाए गए। रुमाना भाभी की अम्मी ने इसे बहुत सी ख़वातीन से भी मिलवाया, जिनमें से किसी एक का नाम भी इसके हाफ़्ज़े में महफूज नहीं रह सका। अब मेरे बगैर यह याददाश्त मामले मैंने भी ना, मुझे ना शक्लें याद रहती हैं लोगों की और ना नाम याद रहते हैं। हाँ, प्यारी और स्मार्ट सी तुबा इसे बहुत अच्छी लगी थी, जिसकी शादी को भी कुछ माह ही हुए थे। तुबा के शौहर वलीद अरमगान भाई के कॉलीग थे और लाहौर से ट्रांसफ़र होकर हाल ही में इस्लामाबाद आए थे। यहाँ आए हुए इन्हें चंद दिन ही हुए थे। वलीद और तुबा की लव मैरिज थी। अरमगान भाई के बुलाए हुए इतने सारे मेहमानों में तुबा इसे बनावट और तसन्ना से मुबर्रा लगी थी। पूरी तकरीब में असरा इसी के साथ साथ रही। तुबा भी बड़ी अपनायत से इसे अपनी फैमिली और ससुराल के बारे में बताती रही। वलीमे का फंक्शन बहुत पूरा एहतमाम मगर बावकार था। वो एक तरफ खड़ी दूल्हा दुल्हन का फोटो सेशन देख रही थी, जब से करीब से तुबा की आवाज़ आई, अरे तुम यहाँ खड़ी हो? मैं ख्वामखा इधर उधर ढूंढ रही थी। वो इसके पास आके रुक गई। आप क्यों ढूंढ रही थी मुझे? इधर आओ ना मेरे साथ, तुम्हें अपने भाई से मिलवाऊँ। वो इसका बाजू पकड़कर अरमगान और रोहिना के पास स्टेज पर पहुंच गई। ये है मेरे भाई माज हसन, और माज ये है असरा, रुमाना भाभी की नंद। अरमगान के पास दाएं साइड पर बैठा वो खुश शक्ल और दराजकद नौजवान तुबा का बड़ा भाई था। इस तरह अचानक तारुफ करवाने पर असरा होंक नजर आने लगी। माज ने महज़ब लहजे में रस्मी तौर पर इसका हाल अहवाल पूछा। इतने में वलीद भी तुबा के पास पहुंच गया तो इसका भी तारुफ हो गया। ये इत्तेफाक की बात थी कि इतने दिनों में पहली बार आज असरा ने तुबा के शौहर को देखा। दिल में वो मरूब भी हुई। वलीद ने भी बड़ी गहरी नज़र से इसका जायज़ा लिया, जिस पर वो अंदर ही अंदर बड़ी जज्बस भी हुई।
वलीद के बाद रोमाना भाभी इसे अपने साथ ही ले गई। तूबा और वलीद भी इधर ही थे। वलीमे के बाद रात गपशप की महफिल जमी। रोमाना भाभी की सारी फैमिली मौजूद थी। वलीद एक से एक लतीफ़ा सुना रहा था। हंस हंस के असरा के पेट में दर्द होने लगा। फिर शायरी का दौर चला। अरमगान ने फैज़ अहमद फैज़ के चंद अशार सुनाए। हमारी फुप्पी भी शायरी करती हैं, लाइबा ने बड़े प्यार से इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। भांडा फोड़ा। और रियली ये वलीद था? हाँ वलीद है, मैंने थोड़ा जब फ्लर्टी तो लफंगा टाइप लग रहा बंदा। कमाल है, तुमने बताया नहीं ये दुबा थी। आप सुनाइए ना अपनी शायरी के खजाने में से कुछ। वलीद पूरी इश्तियाक निगाहें इस पर गाड़े हुए बोला। फिर सबने से यूँ घेरा कि वो घबरा ही गई और जल्दी जल्दी कुछ अशार गोश गुजार कर दिए। इसके चेहरे की तरफ देखा करना और जब करे वो इजहार तो सहमा करना। प्यार की बरसात में घबराए रहना और जुदाई के ख्याल से लर्जा करना। मुझे आज भी याद आता है हर रुत में भीगती सड़कों में घूमना करना। बहुत खूब। ये आवाज़ वलीद की थी। सब इसकी तरफ देख रहे थे। वो घबरा गई खुद को मरकज़ निगाह बने देख कर। पुप्पो आप तो छुपी रिश्ता में। अज़मा इसके पास आके बैठ गई। मुझे आपको सुनना बहुत अच्छा लगा। इसने खुले लफ्ज़ों में इसको सराहा तो एक बार फिर नर्वस हो गई। रात आहिस्ता आहिस्ता बीत रही थी। वलीद ने बाबा बुल्ले शाह का कलाम सुनाया तो वह हैरान रह गई कि बजाय इतना मॉडर्न और सूटेड बूटेड तूबा का शौहर दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ एक सूफ़ी शायर का कलाम भी सुना सकता है। वो जब घर आ रही थी तो तूबा ने भी रुखसत होते वक्त इसे अपने घर आने की पुरज़ोर दावत दी। फिर 1-2 दिन बाद वो वलीद के साथ मिलने भी आई थी। कुलसूम बेगम को भी तूबा बहुत अच्छी लगी थी। लाइबा के पेपर्स ख़त्म हुए तो अपने ननियाल चली गई। अब असरा भी फारिग थी। ऐसे आलम में जब वो बड़ी बेजारी से टीवी के आगे बैठी थी कि तूबा की तरफ से दर्स का बुलावा आ गया। जब मम्मी और भाभी के साथ वो तूबा के घर पहुंची तो तूबा बहुत खुश हुई, बहुत प्यार से मिली। इनका घर बहुत खूबसूरत था। इंतज़ाम हाल कमरे में था। खाने और खुशकपियों में लग गई। असरा एक कोने में अलग थलग बैठी थी। वलीद की नज़र इस पर पड़ गई तो इसके पास चला है। ओहो कैसी आप मिस शायरा। वलीद का लहजा बहुत खुशगवार था। इसने असरा का नाम लेने की बजाय मिस शायरा कहा। वो हंस पे आदत घबरा गई। ठीक हूँ। ख्वाम का दुपट्टा दुरुस्त करने लगी। वो तो नज़र आ रहा है। सफ़ेद दुपट्टे के हाले में असरा का गंदमी चेहरा दमक रहा था। तूबा अपनी मेहमानों के साथ लगी हुई थी। औरतें आहिस्ता आहिस्ता जाने लगी। असरा वलीद के पास से हट आई तो तूबा ने पकड़ लिया। अरे असरा आओ तुम्हें अपना घर दिखाऊं। वो जूँ ही तूबा को हमराही में आगे बढ़ी तो सेल फोन गुनगुनाने लगा। तूबा ने ऑन करके कान से लगा लिया। वो कमरे में रखी चीज़ों को बकौर देखने लगी और बेख्याली में चलते चलते दूसरे कमरे में आ गई। तूबा तो फ़ोन पर लगी हुई थी। सामने सोफे पर बैठी इस दराज कद जाजिब नज़र नौजवान पर नज़र पड़ते इसके कदम रुक गए थे। तूबा भी बोलते बोलते पीछे आ रही थी। अरे मास तुम यहाँ बैठे हो, असरा को घर ही दिखा दो। तूबा ने चंद सेकंड्स के लिए फ़ोन कान से हटाया। मास से कहकर वो दोबारा बातों में लग गई। मास ने हाथ में पकड़ा मैगज़ीन नीचे रखा और उठ खड़ा हुआ। आइए आपको घर दिखा दूँ। मास का लहजा अखड़ा अखड़ा सा था। असरा की हालत जाए रफ्तन न पाए मानदान वाली थी। दब्बू और डरी सहमी सी ये लड़की से एक आंख निभाई थी। ख्वाम का हाथ में रोड़ती नर्वस सी असरा इसे बिल्कुल तवज्जो के लायक नहीं लगी थी। वो मरे मरे अंदाज में इसके पीछे आ रही थी। ये स्टोरी यार मैंने पढ़ी हुई है लेकिन बहुत पहले पढ़ी हुई है इसलिए याद नहीं है मुझे। इसके कुछ भी अभी याद नहीं आ रहा। वो कहते हैं ना याददाश्त चली हुई है। वो करण अर्जुन जैसे वो धुंधली धुंधली यादें आ रही हैं तो उस टाइप का थोड़ा थोड़ा हो रहा है लेकिन अभी ये स्टोरी नहीं याद आ रही मेरे। गैलरी से गुजरते हुए माज एक दरवाजे के आगे अचानक रुका तो असरा जो बड़ी अपनी धुन में इसके पीछे आ रही थी बड़े आराम से इसके कंधे से जा टकराई। ये टीवी लाउंज है, 7 बेडरूम है और सामने गेस्ट रूम। माज इसकी घबराहट भांप गया था। इस दौरान में पहली बार इसके लबों पर नामहसूस से मुस्कुराहट आई। इसने पीछे मुड़ते हुए रुककर गौर से शायद ये कैफियत नोट की थी कि ये मोहतरमा अज हद नर्वस है। आप क्या करती हैं? आपका पूरा नाम क्या है? मैं मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन के पेपर्स दे चुकी हूँ। और असरा नाम है मेरा, असरा उस्मान। इसने उस्मान पर बड़ा जोर देकर कहा। आगे क्या इरादा है आपका? माज ने पहली बार इसे गौर से देखा। मास्टर्स करूंगी मास कम्युनिकेशन में। वो अपने तई बड़ी हिम्मत से बोल रही थी। अल्लाह खैर करे। माज ने तंज किया था। वो समझ ही नहीं सकी। मैंने आपको घर दिखा दिया, अब मेरी ड्यूटी ख़त्म। माज ने इसे वहीं छोड़कर खुद निकल गया। असरा इसके कहे अल्फाज पर गौर करने लगी। तूबा का भाई इसे काफ़ी मगरूर और खुद पसंद लगा था। असरा कहाँ है? तूबा ने माज को अकेले आते देखकर पूछा। वो मोहतरमा ऊपर खड़ी कांप रही है। मुझे ऐसे दब्बू और नर्वस टाइप लड़कियाँ बिल्कुल पसंद नहीं। हद हो गई। मैं इतना खौफनाक हरगिज़ नहीं हूँ कि मुझे देखकर टांगे कांपने लगे। अरे वो आम लड़कियों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, बनावट से कोसों दूर। जहाँ तक बात है नर्वस होने की तो आंटी बता रही थी कि असरा कहीं ज़्यादा आती जाती नहीं है। शायद इसलिए तुम्हें ऐसा लगा हो। तूबा ने इसकी भरपूर वकालत की जिस पर वह हैरान रह गया। असरा का रिज़ल्ट आउट हुआ तो मास्टर्स में एडमिशन ले लिया। इस दौरान तूबा से इसके सारे घर वालों का ताल्लुक बहुत गहरा हो गया था। वो अक्सर गाड़ी लेकर आ जाती और सारा दिन इधर ही कुलसूम बेगम और माना भाभी के पास गुजार देती। इस रोज़ भी वो इधर ही थी। कुलसूम भाभी ने इसे रोक लिया था खाने पे। कुलसूम बेगम ने बड़ी बेटी शैला भी आई हुई थी। बड़ी बेतकल्फ़ी से बातें हो रही थी।
जब अचानक ही बैठे बैठे कुलसूम बेगम ने अपना सीना पकड़ लिया। इनका रंग खतरनाक हद तक जट पड़ गया। तूबा ने शहला के साथ मिलकर माँ को सीधा किया। तूबा इस दौरान जाकर जल्दी से पानी ले आई, पिलाने की कोशिश की, पर होंठों के दोनों किनारों से पानी बाहर निकला। आंटी को अस्पताल लेके जाना है। तूबा घबरा रही थी। रोमाना भाभी एहसन को फ़ोन कर चुकी थी। एहसन माँ का सुनकर 10 मिनट में पहुंच गए। कुलसूम बेगम को फ़ौरन इमरजेंसी में ले जाया गया। असरा यूनिवर्सिटी में थी। इसे खबर ही थी कि पीछे अम्मी की ये हालत है। 2 घंटे बाद डॉक्टर ने बताया कि कुलसूम बेगम को हाई ब्लड प्रेशर की वजह से फालज का अटैक हुआ है और इनकी हालत सीरियस है, वो कोमा में है। असरा को शाम को पता चला कि अम्मी अस्पताल में। इसकी हालत तो सुनते ही गैर होगी। अब्बू की वफ़ात के बाद वो बहुत हसास हो गई थी और अम्मी ही इसके लिए सब कुछ थी। इस नाजुक वक्त में सारे रिश्तेदार आ गए थे। रात को तैमूर भी पहुंच गया। तूबा और वलीद के साथ माज भी अस्पताल आया। असरा की आंखें सुर्ख, नाक सूजी हुई, गर्दोपेश से बेगाना नजर आ रही थी। एक लहजा के लिए से हमदर्दी से महसूस हुई। वो तो एहसन और तैमूर से बातें करता रहा। अलबत्ता वलीद असरा के पास आ गया, जिसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। असरा, आप ऐसे मत रोए, आंटी ठीक हो जाएंगी, दुआ करें, इनके लिए इस वक्त दुआ ही की ज़रूरत है। वलीद का लहजा हमदर्दी और खलूस से भरा हुआ था। असरा के आंसू खुद ब खुद रुक गए। अब इसे एहसास हुआ कि यूँ गर्दोपेश से बेगाना होकर रोना अच्छा नहीं होता। इसने सफ़ेद चादर के पल्लू से अपनी आंखें साफ की। वलीद अब तक वहीं खड़ा इसे देख रहा था। बाकी कार लेने हो गए, किसी नज़र नहीं आ रहा। असरा, शहला और रुमाना भाभी की तरफ चली आई। एहसन को डॉक्टर ने अंदर बुलाया तो उसके पीछे तैमूर भी चला गया। असरा साइड पर थी, वो पास गई तो एहसन भाई ने फ़ौरन वलीद को आवाज़ दी। भाई क्या बात है, डॉक्टर ने क्यों बुलाया था आपको? फिक्रमंदी इसके लहजे से आया थी। कुछ नहीं, कुछ मेडिसिन का काम है, वो अभी लाना होगी। तुम यूँ करो, तूबा और मास के साथ घर जाओ, मैं कहता हूँ जाते हुए तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। घर में भी तो किसी का होना ज़रूरी है। एहसन भाई ने इससे नज़र चुराकर मास को आवाज़ दी, जो वलीद और अरमगान के पास खड़ा था। असरा शिकवा की निगाहों से इन्हें देखकर रह गई, मगर पलटकर कुछ कह न सकी। दिल में हज़ारों वसवसे लिए वो गाड़ी के खुले दरवाजे से अंदर बैठी थी। तूबा फ्रंट सीट पर और मास के साथ बैठी थी। सारा रास्ता वो तसल्ली और दिलासे की बातें करती रही। असरा के आंसू फिर रवा हो गए। मास की नज़र बैक मिरर से इस पर पड़ी तो उसे अफसोस सा हुआ। इस लड़की का दिल कितना छोटा सा है। इसने सोचा। इससे पहले इत्तेफाक नहीं हुआ किसी छुई मुई टाइप नर्वस लड़की देखने का, जो मर्दाना निगाह से फ़ौरन ही सिमट जाए। इसका आज तक जिन जिन लड़कियों से वास्ता पड़ा था, इनमें से कोई भी छुई मुई टाइप नहीं थी। इसने औरत के बहुत से रूप देखे थे, फिर असरा तो जैसे सबसे जुदा थी। माज ने काले रंग के आहिनी गेट के सामने गाड़ी रोकी तो असरा चौंक कर अपने ख्यालों से बाहर आई। इसने इन दोनों को रस्मन भी अंदर आने को नहीं कहा और खुद उतर कर चली गई। तूबा ने तासुफ से देखा। असरा थी अपनी सुध बुध मारी पई है। रात के 2 बज चुके थे, पर इसे नींद नहीं आ रही थी। अजीब सी बेचैनी थी। असरा दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। दिल पता नहीं क्यों गुदाज हुआ जा रहा था। रुमाना भाभी और शहला भी दोनों सो रही थी। एक इसे ही चैन नहीं था। इस बेचैनी की वजह भी इसे फजर की नमाज अदा करने के बाद पता चल गई। एहसन और तैमूर भाई कुलसूम बेगम का बेजान लाशा लेकर घर वापस आए। असरा को नहीं यकीन आ रहा था कि अम्मी अब इस दुनिया में नहीं है। वो कभी बीमार भी नहीं हुई थी, बस अचानक बीमारी का बहाना बना और भी इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ गई। इतनी मोहब्बत करने वाली माँ के दिल ने धड़कना छोड़ दिया। वो ममता भरी आंखें बेनूर हुई थी। असरा एहसन भाई के गले लगकर फूट फूट कर रो दी। कुलसूम बेगम को इस दुनिया से रुखसत हुए 2 माह हो चुके थे। सभी आहिस्ता आहिस्ता गम के इस धचके से संभल चुके थे, सिवाय असरा के। शैला भी आती तो हर मुमकिन तसल्ली देती और इसका गम बांटने की कोशिश करती। वो ज़्यादा देर इधर रुक भी नहीं सकती थी, अपने घर बार और बच्चों वाली थी। फिर इनकी सास को भी रोज़ रोज़ मैके जाना और ज़्यादा क्याम पसंद नहीं था। असरा नोट कर रही थी कि अम्मी की वफ़ात के बाद रुमाना भाभी का रवैया कुछ कुछ बदल गया है। पहले वो हर बात में इसका ख्याल रखती थी, अब इसकी तवज्जो कम हो गई है। यार जब तक पेरेंट्स है ना आपको, तब तक ये सारे पूछते हैं। पेरेंट्स नहीं तो आपको कुछ कोई भी नहीं पूछता। अभी तो भाभी का रवैया बदला, भाई भी बदलेंगे। कुलसूम बेगम की वफ़ात के बाद घर में तब्दीलियाँ भी नजर आने लगी। पहले सफाई करने वाली लड़की आती थी जो उस वक्ती मुलाजमा थी। मासी रहमत किचन के कामों तक महदूद थी। अब रुमाना ने मासी रहमत को निकाल कर एक और औरत को रख लिया, जिसके साथ इसका मियाँ बेटी और एक 10 साल का लड़का भी था। इस पूरे कुंबे को गेट से हटकर दूसरी साइड पर बने 2 कमरे दिए गए, यानी अब इनका क़याम इधर ही था। सारे घर का फर्नीचर तब्दील किया गया। खुद रुमाना भाभी ने बाल कटवा लिए। अब इन्होंने बाकायदगी से पार्लर जाना शुरू कर दिया था। असल में रुमाना की फैमिली ससुराल की निस्बत खुशहाल और आज़ाद ख्याल थी। कमी तो यहाँ भी कोई न थी। एहसान का अच्छा खासा अपना कारोबार था। शहर के अच्छे इलाके में खूबसूरत घर था। अरमगान भाई की शादी से पहले रुमाना को कभी किसी चीज़ का एहसास तक न था, लेकिन इनकी भाभी रोहिना ने जाने इनके कौन कौन सी नादीदा महरूमियों को जगा दिया था। वो जब भी मैके जाती रोहिना इतने मशवरे देती और रोहिना ने रुमाना का भी दिमाग ख़राब किया। अभी क्या आप पेंडुओं की तरह घर के काम खुद करती हैं? आपकी सास मुझे बहुत चालाक औरत लगती है, सारा कुछ दबाए बैठी है और आप खिदमतें करके मरी जा रही हैं। आखिर एहसन भाई की इतनी आमदनी कहाँ जाती है? सारी माँ बहनों को खिला देते होंगे। आप हिसाब रखें ना, और हाँ कुल वक्ती मुलाजमा रख लें। अपनी तरफ भी तवज्जो दें, पार्लर का चक्कर लगा लिया कर, इतनी फ्रेश लुक होगी आपकी। क्योंकि जवान बच्चों की माँ आप लगती ही नहीं।
रोहिना की ऐसी ही कितनी बातें थी जिससे इनकी सोचों में तब्दीली का आगाज़ हो गया। तूबा का फ़ोन आया था। अस्सलाम वालेकुम आपी, कैसी हैं? अरे बात ना करो मुझसे, इतने दिन हो गए, तुमसे इतना ना हो सका कि फ़ोन पर ही सही मेरी खैरियत पूछ लो। इसके लहजे में अजहद नाराज़ी थी। असद चुप की चुप रह गई। वाकई इसका शिकवा बचा था। आपी क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है? अरे तबीयत को मारो गोली, मुझे डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई और इसी खुशखबरी ने तबीयत ख़राब की हुई है। तूबा भी ज़्यादा देर गुस्सा न दिखा सकी और अब अपने मखसूस हंसते खिलखिलाते अंदाज में से बता रही थी। असरा को शर्म सी आ गई। ये तो अच्छी बात है। वो इससे ज़्यादा कुछ न कह सकी, तभी भाभी ने रिसीवर इससे ले लिया और तूबा को इस बारे में एहतियाती तदाबीर बताने लगी। आऊँगी तुम्हारी तरफ जल्द ही, इन्होंने बार बार इसरार पर तूबा को यकीन दिलाया। अच्छा असरा से कहें वो आज चक्कर लगा ले, सच में मामा को बहुत मिस कर रही हूँ। कोई बहन ही होती असरा जैसी। तूबा के अंदाज पर बच्चों जैसी मासूमियत थी। रोमाना मुस्कुरा दी। मैं अभी ड्राइवर के साथ असरा को भिजवाती हूँ। जब गाड़ी से उतरी एन इसके पीछे एक और गाड़ी भी आ रुकी। ड्राइविंग सीट से तूबा का भाई दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर रहा था। असरा के एहसास अजीब से हो गए। ज़मान ने माज को सलाम किया। इसने सनग्लासेस उतार कर गौर से असरा की तरफ देखा। अस्सलाम वालेकुम। माज ने सलाम करने में पहल की। इस दौरान चौकीदार गेट खोल चुका था। माज इसके साथ अंदर आ बैठा। माज इसके साथ अंदर बढ़ा। तूबा इन दोनों को इकट्ठे देखकर बहुत खुश हो गई। वाह, ये चांद और सूरज आज एक साथ कैसे निकल आए। वो इसी मोहब्बत और गर्मजोशी से मिली जो इसकी शख्सियत का खासा था। ये सूरज की तो खैर ठीक है, पर ये चांद कौन है? असरा की घबराहट ने माज की शरारतों को आज रात दिखा ही दी। तूबा हंस पड़ी। आपकी यूनिवर्सिटी कैसी जा रही है? कोल्ड ड्रिंक पीते ही इसकी मुखातिब असरा थी। जी अच्छी ही जा रही है। इसकी निगाहें गोद में रखे हाथों पे थी। मैं हैरान होता हूँ कि आप यूनिवर्सिटी कैसे पहुँच गई। वो उलझ सी गई। क्यों, क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि आप इतना डरती हैं, वहाँ तो बहुत से लड़के होते हैं। वो मुस्कुराहट होंठों में दबाए पूरी संजीदगी से कह रहा था। मेरे पास सामने आपका ये हाल है, वहाँ क्या होता होगा? वो जैसे इसे अंदर तक पड़ रहा था। जी नहीं, मैं आपसे डरती तो नहीं हूँ। इसने शद्दोमत से माज को झुटलाया। वाकई आप मुझसे नहीं डरती? जी नहीं, वो मजबूती से बोली। इसे पता चल गया कि माज इसका मजाक उड़ा रहा है। अगर ऐसी बात है तो आप ज़रा 1 मिनट के लिए मेरी तरफ देखें। वो पूरी संजीदगी से कह रहा था। इधर असरा की साबका कैफियत लौट आई थी। मैं देखूँ तुम आप ही क्या कर रही हैं? वो वहाँ से उठ गई तो माज हंस पड़ा। हंसी आई। अजीब होंका मोहतरमा, इसने खुद कलामी की। फ़िज़ा में अजीब सी बेरौनकी और बेरंगी फैली हुई थी। ज़मान क्यारियों से जड़ी बूटियाँ और पत्ते वगैरह साफ़ कर रहा था। अशरा पास ही कैन की कुर्सी पर बैठी हुई थी। हाथों के प्याले में चेहरा टकाए वो किसी और ही जहां में पहुंची हुई लग रही थी। गुज़िश्ता 3-4 रोज़ से घर की फ़िज़ा में अजीब सा तनाव आ गया था। हफ्ते को तैमूर भाई भाभी और बच्चों के साथ आए थे। इनके हेड ऑफिस ने इनको कनाडा की ब्रांच में ट्रांसफ़र कर दिया था। अगले हफ्ते इनकी फ़्लाइट थी। इसी सिलसिले में वो इन सब से मिलने आए थे। असरा सदा के नाजुक दिल की मालिक रो पड़ी थी। अरे पागल, मैं कोई हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, मिलने आता रहूँगा। मेरा सब कुछ तो इधर ही है। इन्होंने असरा का साथ लगा लिया। शैला भी आई हुई थी अपने शौहर आकिब के साथ। असरा किचन में आ गई जहाँ बिल्किस खाना पकाने में लगी हुई थी। असरा कुछ देर बाद दोबारा अंदर गई तो माहौल कशीदा था। रोमाना भाभी के चेहरे पर तनफ्फर था। कुछ ऐसा ही हाल एहसन भाई का था, जबकि शहला आपी का मुंह उतरा हुआ सा लग रहा था। आकिब गुस्से में था। हमारे खानदान का दस्तूर है कि हम एक घर में 2 बेटियां नहीं देते। असरा भी पढ़ रही है, उम्र पड़ी है शादी के लिए। वक्त आने पर देखा जाएगा, जो उसके नसीब में होगा मिल जाएगा। रोमाना ने संभल कर हत्तुल मकान नरम लहजे में अपना मौक़िफ़ वाज़िया किया। असरा वहीं खड़ी रह गई। ये तो इसने सोचा ही नहीं था कि इसकी ज़िंदगी में ये वक्त भी आएगा। वो दोबारा किचन में आ गई। एहसासात पर एकदम बर्फ़ सी आ पड़ी थी, जिसकी वजह जानने से वो खुद भी कासिर थी। शैला और आकिब खाना खाए बगैर ही चले गए, जिसकी वजह से मामले की संगीनी का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता था। शैला अपनी सास और बड़ी नंद के साथ अभी अभी आई थी। शैला अपी की सास सरीना खातून ने बड़ी गौर से असरा का जायज़ा लिया। इनके एक्सरे करने वाले अंदाज से वो अंदर ही अंदर ख्वाइफ सी हो गई। कितना अरसा बाकी तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल होने में? बिल्कुल थानेदाराना लहजा था। आज से पहले इन्होंने इस तरह सवाल नहीं पूछे थे। जी तकरीबन 2 साल, इसने बड़ी फर्माबरदारी से जवाब दिया। इन्होंने हुनकारा भरा और दिल ही दिल में कुछ हिसाब करने लगी। तभी रुमाना भाभी गई तो इन्होंने असरा को बहाने से वहाँ से उठा दिया। कैसी हैं आप आंटी? आज किधर हमारे गरीब खाने का रास्ता भूल पड़ी। रुमाना ने शहतगी लहजे में तंज किया, पर वो भी हार मानने वाली नहीं थी। मैंने सोचा आज खुद ही जाऊँ और पूछो तो सही हमारे अंजुम में क्या खराबी है। अच्छी खासी जॉब है, ठीक ठाक तनख्वाह है, ऊपर की आमदनी इसके अलावा है। अरे लोग खुद लड़की वाले होकर अपने मुंह से मेरे अंजुम के लिए रिश्ते की बात करते हैं, पर मुझे असरा ही पसंद है। यतीम बच्ची है, बाप के बाद माँ का विसाया भी सर से उठ गया। भाई अपने अपने घर के, और सच कहूँ तो इस हाल में बहन बोझ ही लगती है। मेरे अंजुम ने खुद अपने मुँह से असरा का नाम लिया, वरना इसके लिए लड़कियों की कमी नहीं है। जीनत खातून का अंदाज ऐसा था जैसे इसकी 7 पुश्तों पर इंसान कर रही हूँ। रोमाना के तो तलवों पर लगी और सर पर बुझी। इन्होंने बमुश्किल अंदरूनी गैज़ो गज़ब पर काबू पाया। आप ठीक कह रही हैं, वाकई अंजुम के लिए लड़कियों की कमी नहीं, पर असरा भी पढ़ रही है। अभी दोनों की उम्र में 12-15 साल का फ़र्क है।
अरे 12-15 साल का फ़र्क कुछ मानी नहीं रखता, वैसे भी और 1-2 बच्चों की माँ बनकर बराबर की लगने लगती है। एहसन का भी इरादा नहीं है, जब असरा तालीम मुकम्मल कर लेगी तो देखा जाएगा। रुमाना ने सहूलत से ज़रीना खातून को टाला। तो फिर मंगनी बल्कि निकाह कर लेते हैं। ज़रीना खातून की बेटी जमीला ने पहली बार गुफ्तगू में हिस्सा लिया। मैं इस मौजू पर एहसन से तफसीली बात कर चुकी हूँ। वो कहते हैं कि असरा की पढ़ाई खासी टफ है, दौरान तालीम मंगनी या निकाह इसकी पढ़ाई पर अच्छा असर नहीं डालेगा। वैसे भी हमारे यहाँ एक घर में 2 बेटियाँ नहीं देते। रुमाना के 2 टोक जवाब ने इन माँ बेटी को कदर मायूस कर दिया। शैला इस दौरान खामोश तमाशाई की तरह बैठी रही। इसकी ज़रा भी मर्जी नहीं थी कि असरा इसकी देवरानी बनकर आए, पर ससुराल वालों के आगे वो मजबूर थी। एक तो जाके ना ससुरालों में मजबूर हो जाती है। अंजुम इनकम टैक्स ऑफिस में जॉब कर रहा था। ज़माना तालिबे इल्मी से ही लड़कियों में इसकी दिलचस्पी किसी से भी ढकी छुपी नहीं थी। इसके बेशुमार अफेयर्स थे जो सबके साथ नाकाम ही हुए थे। अब ना जाने इसमें ज़्यादा कसूर किसका था। 2 बार ख़ानदान में मंगनी होकर टूट चुकी थी। वो भारी डेल डोल की वजह से अपनी उम्र से बड़ा ही नज़र आता था। असरा इसके सामने बिल्कुल गुड़िया सी लगती है, हसास और मासूम, ज़रा सी बात पर रो देने वाली। जबकि अंजुम की बदमजाजी और गुस्से से सारा घर खाइफ रहता था। आने से पहले कितनी शिद्दत से दुआ की थी कि और इसकी सास का इरादा कहीं और बन जाए। वो घर वापस आई तो अंजुम बेचैनी से इनका इंतज़ार कर रहा था। अम्मी क्या सूरत हाल है, इन्होंने मंगनी की कोई तारीख दी? वो शैला और जमीला का लिहाज किए बगैर बेताबी से पूछने लगा। अरे ज़रा दम तो लेने दे, ये क्या आते ही शुरू हो गए। जरीना ने तेज़ निगाहों से घूरा तो वो बेचारा खिसियाना सा हो गया। शैला कपड़े बदलने चली गई तो जरीना ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने तो कहा था मंगनी अभी कर लेते हैं, शादी तालीम मुकम्मल होने पर कर लेंगे, पर रुमाना नहीं मानी। इसकी नीयत मुझे ठीक नहीं लग रही, जरीना ने बताया। और ये घुन्नी शैला वहाँ चुप सादे बैठी रही। सारी बात मैंने की। लेकिन अम्मा असरा ही इस घर में तुम्हारी बहू बनकर आएगी। तो फिर जाओ असरा को उठा के ले आओ, वो तो राज़ी नहीं है। जरीना खातून को ताव आ गया। अम्मा ऐसे ना कहें, मैं उसे उठा के भी ला सकता हूँ। जरीना खातून ने चुपती निगाहों से देखा तो वो ढीला सा पड़ गया। अंजुम साहब दे विच ना करतूत पल्ले दी है नहीं टगे दी ते चाहिए नूसरा भी। मुझे तो लगता है रुमाना की नीयत में फतूर है। आखिर इतना बड़ा और कीमती घर कलसूम असरा के नाम करके गई है। इसे दुख तो होगा कि सारी ज़िंदगी खिदमत वो करती रही और नाम सब कुछ असरा के हो गया। अम्मा आप ठीक कहती हैं, मुझे भी ऐसे लगता है। इससे पहले कि कुछ हो जाए आप कुछ अरसा ठहर के दोबारा जाएँ और इस पर मंगनी निकाह की तारीख लेकर आएँ। मुझे असरा की पढ़ाई से कोई गर्ज नहीं है, कौन सा नौकरी करवानी है, पहली वो नाजुक सी है। अंजुम के ख्याल में असरा का सरापा लहराया तो लहजा में नरमी आ गई। ज़ुबैदा खातून दोबारा इसे घूरा, जैसे कह रही हूँ अभी वो इस घर में आई नहीं थी और तुम्हें इसका कितना ख्याल है। बस शादी होने की देर है, मैं घर अपने नाम करवा लूँगा। अंजुम के इरादे अभी से बड़े जारहाना थे। हाँ असरा वैसे भी दब्बू सी लड़की है, बड़े आराम से मान जाएगी। वैसे भी शादी के बाद लड़की की हर चीज़ शोहर की हो जाती है। समझो घर भी तुम्हारा हुआ। जरीना खातून बेटे से 100% मुत्तफिक थी। हाँ अम्मा आप ठीक कह रही हैं, बस कुछ रोज़ बाद जाना और जवाब लेकर ही आना, वरना शैला भाभी को अपने महकमे में ही बैठना पड़ेगा। अंजुम सफाकी से बोला। अरे वाह, ये सामने की बात मेरे जहन में क्यों नहीं आई। अब देखती हूँ कैसे इनकार करती है रुमाना। किसी ख्याल से जरीना खातून की आंखें चमक उठी थी। असर यूनिवर्सिटी से आने के बाद लेटी हुई थी। खाना खाने को भी दिल नहीं कर रहा था। शाम हो गई थी जब लाइबा ने आके कमरे की लाइट जलाई। फूफो जानी उठ जाए। इसने असरा का बाजू लाया तो वो उठकर बैठ गई। मैं सो तो नहीं रही थी, वो कसलमंदी से बोली। फिर ख्वाब देख रही होंगी, शैला पुप्पो के देवर के है ना, यही बात। वो इसे छेड़ी थी। असरा का रंग एक लहजे के लिए जर्द हुआ। गुज़िश्ता 3 रोज़ से वो इस ख्याल से पीछे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। पुप्पो क्या हुआ, मेरी बात बुरी लग गई? मैं तो ऐसे ही तंग कर रही थी, वरना ये अंजुम अंकल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपके साथ तो कोई प्यारा सा लड़का ही सूट करेगा जिसको मैं फ़ख्र से अपने फ्रेंड से मिलवा सकूं, जैसे वो तू आपी के भाई है ना मास। इसके बात पर असरा अंदर तक हिल गई। लाइबा प्लीज़ मुझे तंग ना करो। कितने आराम से इतनी बड़ी बात आसानी से कह गई थी, ये जाने बगैर कि असरा के दिल पर क्या क्या क़यामत गुजर गई थी। पुप्पो पता नहीं आपको क्या हो गया, इतनी चुप चुप सी रहती हैं। यूनिवर्सिटी से आने के बाद कमरे में बंद हो जाती हैं, कुछ बताती भी तो नहीं है आप। लाइबा के दिल सोच लहजे से इसकी मोहब्बत झांक रही थी। असरा की आंखों से आंसू छलक पड़ने को बेताब हो गए। इससे पहले वो कुछ और कहती, मम्मा ने इसे आवाज़ दी तो वो चली गई, असरा को नितने सोचों के गिरदाब में छोड़कर। आंखों से गिरता नमकीन पानी इसके गाल भिगोता चला गया। भला वो क्यों इतना सोच रही थी? सिर्फ एक एहसास ही था अनछुआ सा। जब से घर में शैलापी के देवर अंजुम वाला सिलसिला चला था तब से वो टेंशन में थी। फिर इस सिलसिले में भाभी और भाई के दरमियान आए रोज़ बहसों मुबासे भी कौन सा ढका छुपा था। ऊपर से भाभी की सहद मोहरी इसकी समझ से बाला तर थी। कलसूम बेगम की ज़िंदगी में ऐसा नहीं था, वो लाइबा और इज़्मा की तरह इसका ख्याल रखती थी। ऐसा कौन सा खुला था जिसने इनके रिश्ते में दरार डाल दी थी। रुमाना भाभी ने भाई और भाभी की दावत की थी, इसलिए असरा भी यूनिवर्सिटी नहीं गई थी। रुमाना खुद किचन में बिल्किस के साथ खाना बनाने में मदद कर रही थी। असरा सलाद के लिए सब्जियां काट रही थी। गोश्त और कीमा इसने पहले ही धोकर रख दिया था। कपड़े बदलकर इसने डाइनिंग टेबल पर बर्तन सेट कर दिए और गुलदान में ताज़ा फूल सजा दिए। हर चीज़ साफ़ सुथरी और तरतीब से थी।
डोरबेल पर असरा ने दरवाज़ा खोला तो 2 गाड़ियाँ एक के बाद दिगरे दाखिल हुई। एक में तूबा वलीद और तूबा की मामा थी, जबकि दूसरे में अरमगान और रोहीना थे। असरा फर्दन फर्दन सबसे मिली। मामा ये है असरा जिसका जिक्र किया था मैंने। तूबा के पुरइश्तियाक अंदाज पर ताहिरा बेगम ने गौर से इसे देखा और इसके माथे पर बूसा सबत किया। बातें करते करते असरा ने अपनी हमराही में ड्राइंग रूम में लाई। रुमाना भाभी किचन बिल्किस के सपुर्द करके खुद इसके पास आ गई। वो भी तूबा की मामा से पहली बार मिली थी। इनके अंदाज में ऐसी शफकत और अपनायत थी जिसने थोड़ी देर में ही इन सबको असरा समेत गरबेदा कर लिया। रुमाना इनके पास ही बैठ गई। असरा तुम किचन में जाओ और बिल्किस को देखो ज़रा। वो दोबारा आंटी से बातें करने लगी। माज अभी तक नहीं आया था। खाना तकरीबन तैयार था। वलीद और एहसन फ़ोन कर चुके थे। इसने बताया कि इसे ऑफिस से निकलते हुए ज़रा देर होगी, वो चेंज करके बस आ रहा है। रुमाना ने असरा से कहा वो कबाब फ्राई कर ले। बाकी सब चीज़ें तैयार थी। इतने में माज भी आ गया। रुमाना ने बिल्किस से इसके लिए जूस लाने को कहा क्योंकि मौसम में अभी भी खुशगवार सी हिद्दत मौजूद थी। बिल्किस ने जो ही ट्रे इसके आगे की हाथ लगने से वो उलट गई। जूस मास के कपड़ों पर गिर गया। बेचारी बिल्किस का रंग फक हो गया। रुमाना गुस्से में आकर कुछ कहने लगी थी कि माज ने हाथ उठाकर इसे रोक दिया। भाभी गलती से मेरा हाथ लगा और जूस गिरा। इसका कोई कसूर नहीं, मैं जाकर धो लेता हूँ। बिल्किस ने ममनून निगाहों से इसकी तरफ देखा। मैं एहसन की कोई शर्ट दे दूँ? बिल्किस ये धो के इस्त्री कर देगी। अरे नहीं भाभी, बस मुझे बाथरूम दिखा दीजिए। जाओ बिल्किस, इनको ले जाओ। जी अच्छा। वो सारे से सारे लाते हुए इसे साथ ले आई। आप मुझे शर्ट उतार दें, मैं धो के सुखा के अभी इस्त्री कर देती हूँ। ये लो, मगर जल्दी चाहिए मुझे। माज ने शर्ट उतार कर इसे दे दी। बिल्किस शर्ट लेकर बाथरूम में चली गई। माज सोफे पर बैठ गया। सामने टेबल पर मैगजीन पड़े हुए थे। इसने एक उठाकर वर्दगर्दानी शुरू कर दी। ये असरा का कमरा था। चलो, बिल्किस बीबी ने होर कोई जगह नहीं मिली ले अनसते उन्हें ले आके असरा के कमरे 'च बिठा दिता। अंदर बैठे सब खुशगप्पियाँ कर रहे थे। भाभी ने खाना लगाने के बारे में अभी कुछ नहीं कहा था, इसलिए असरा ने सोचा फारिग वक्त में इशा की नमाज ही पढ़ ले। वो यही सोचते हुए अपने कमरे में दाखिल हुई कि दूसरा कदम उठाने से पहले ही गोया वहीं जम गई। मास को इसने अभी देखा था और वो भी अपने कमरे में इस हाल में कि वो शर्ट के बगैर बड़े आराम से बैठा मैगजीन देख रहा था। इससे पहले कि वो पलटती माज से देख चुका था। अस्सलाम वालेकुम। आपने तो खैरियत पूछनी मैं ही पहल कर लूँ। इसके लहजे में नामहसूस सी शरारत थी। साहब जी, मैंने शर्ट धोकर मशीन में डाल दी, अभी 5 मिनट में इस्त्री करती हूँ। बल्कि इस हाथ दुपट्टे के पल्लू से हाथ पहुंचती बाथरूम से बाहर आई। कमाल है, इस्लाम का जवाब भी नहीं देती आप। क्या आपके यहाँ मेहमानों से ऐसा सलूक किया जाता है? वालेकुम अस्सलाम। असरा को इस हाल में पाकर शर्म आ गई। वो इसकी तरफ से निगाहें मोड़कर बैठी थी। बल्कि इस शर्ट लेकर इस्त्री करने चली गई। माज ने मैगजीन रख दिया। वह मुकम्मल तौर पर इसकी निगाहों के हसार में थी। इसकी निगाहों के इर्तिकाज को महसूस करके असरा की हथेलियाँ भीग गई। एक बात तो बताएं, आप इतना डरती क्यों हैं? मैं कोई आदमखोर हूँ जो आपका खून पी जाऊँगा? उफ! असरा को यूँ लगा अभी इसका दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर आ जाएगा। इसके माथे पर शबनमी कतरे उभर आए थे। बल्कि इस माज की शर्ट लाई तो उसने शुक्र किया। ना जाने क्यों इस जोरावर शख्स के सामने मेरी जुबान गुंग हो जाती है। कोई खा थोड़ी जाएगा। गुस्से से इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। कुछ देर बाद लौटकर दोबारा किचन में आ गई। अब इसका इरादा मेहमानों के जाने के बाद इशा की नमाज़ पढ़ने का था। बहुत अच्छी बच्ची है असरा। तूबा का जब भी फ़ोन आता है इसकी तारीफ़ करती है। मुझे इतना शौक था असरा को देखने का, ये ख्वाहिश भी आज पूरी होगी। माशाल्लाह, बहुत सादतमंद है असरा। अल्लाह नसीब अच्छे करे। इसके कहीं बात तय तो नहीं की ये भी इसकी? तायरा बेगम का रुख रुमाना और एहसन भाई की तरफ था। नहीं, अभी तो नहीं की, पढ़ रही है ना? अच्छा अच्छा, मुझे तो असरा बहुत पसंद आई है। वो इसकी तारीफ़ में रतबुल लिसान थी। रोहिना की निगाह में एक लम्हे के लिए बेचैनी सी उभरी। माज भाई, आपने कल आंटी को लेकर हमारी तरफ आना है। मामा को इतना शौक है आंटी से मिलने का। क्यों नहीं भाभी, मैं लेकर आ जाऊँगा। आंटी, आप भी माज भाई के लिए कोई लड़की देखें ना। 2 दोस्त तो शादी के बंधन में बंध चुके हैं, इनकी बारी भी आनी चाहिए। रोहिना का इशारा वलीद और अरमगान की तरफ था। इसी साल इंशाल्लाह माज की शादी भी हो जाएगी। क्यों, आपने लड़की पसंद कर ली है? तकरीबन। ताहिरा बेगम का जवाब मुबहम था। रोहिना का मुंह उतर गया। असल में इसे भी माज बहुत पसंद था। रोहिना की छोटी बहन सना बहुत लाडली और नकचड़ी थी। इसे कोई पसंद ही नहीं आता था। हर रिश्ते में कीड़े निकाल कर रद्द कर देती थी। अरमगान भाई की शादी में इसने माज को देखा था तो वो इसे बहुत अच्छा लगा था। रोहिना को भी माज पसंद आया था। वो चाहती थी कि किसी तरह ये रिश्ता हो जाए। अब आंटी ताहिरा भी आई हुई थी। वो सना से मिल लेती तो वो इन्हें ज़रूर पसंद आती, क्योंकि वो खूबसूरती में बेमिसाल थी। अरमगान के साथ भी इसका ऐसे ही अफेयर चला, जिसके नतीजे में दोनों की शादी हो गई। पर रुमाना आपी की नंद की बार बार तारीफ ने इसे किसी खतरे का एहसास दिलाया था। खाने के बाद तूबा, वलीद और मास ज़ाहिरा बेगम के साथ चले गए। रोहिना बैठी रही। अरमगान और एहसन बातें कर रहे थे। आपी, असरा के रिश्ते की कहीं बात की है या नहीं? वो रुमाना को लेकर अलग जगह पर बैठ गई। अरे नहीं, अभी नहीं। वैसे मेरी नंद शैला की सास अपने छोटे बेटे अंजुम का रिश्ता लाई है असरा के लिए। फिर आपने क्या जवाब दिया? इसके अंदाज में इतनी बेताबी थी कि रुमाना चौंक गई। जवाब क्या देना, शैला की सास है, वो साफ इनकार भी नहीं कर सकते।
लेकिन एहसन बिल्कुल राज़ी नहीं है। सच पूछे तो मुझे भी अंजुम पसंद नहीं। असरा इतनी हसास लड़की है। कुछ भी सही, असरा इनके हाथों में बड़ी हुई थी। अगरचे जब से इन्हें पता चला था कि कलसूम बेगम ने ये घर जिसमें वो रह रहे हैं असरा के नाम कर दिया, तब से इनके रवैये में खासी सर्दमोहरी आ गई थी। पर अंजुम का रिश्ता जब असरा के लिए आया तो सबसे पहले मुखालफत इन्होंने की थी। आप ही मामा भी सना के लिए परेशान है, इसे कोई लड़का पसंद ही नहीं आता। मैं सोच रही थी कि माज भी अच्छा लड़का है, अगर आंटी को सना पसंद आ जाए तो। रूही, तुमने बड़े दूर की सोची है। वैसे तूबा की बातों से लगता है कि इसे असरा बहुत पसंद है। अगरचे कोई बाकायदा बातचीत तो नहीं हुई, पर इसके रवैये से ऐसा ही लगता है। रोमाना ने इसे बता दिया तो हसद की एक लहर इसे शराबूर सी कर गई। वैसे मास भाई और आपकी नंद का कोई जोड़ बनता नहीं है। मास भाई के साथ कोई अप टू डेट लड़की होनी चाहिए जो कदम से कदम मिलाकर इनके साथ चल सके। असरा तो इस मामले में ज़ीरो है। 4 लोगों के सामने इसकी आवाज़ ही नहीं निकलती। रोहिना ने मुबालगे की हद कर दी। आप जल्द से जल्द असरा की शादी करके इस बोझ को सर से उतार दें और लाइफ इंजॉय करें। वैसे आपकी सास ने घर असरा का नाम करके अच्छा नहीं किया। रोहिना ने फिर इनकी दुखती रग छेड़ दी तो इन्हें नए सिरे से तकलीफ हुई। तैमूर भाई, तुम मज़े से इसको आपके सपोर्ट करके कनाडा चलेंगे, यानी अपना बोझ भी बड़े भाई और भाभी पर डाल गए। मैं कहती हूँ फ़ोन करके कहें कि असरा को अपने पास बुलवा लें। आखिर वो सिर्फ आपकी तो जिम्मेदारी नहीं है ना। वो रोमाना को फिर अपने ढब में ला रही थी। कुछ बल्कि काफ़ी हद तक रोमाना कायल भी हो गई थी। दूर फिटे मुँह। वैसे ऐसी औरतों पर लाई लग जो औरतें होती हैं ना, मुझे बड़ी जहर लगती हैं। लाई लग मर्द भी मुझे बड़े जहर लगते हैं और लाई लग औरतें भी मुझे बहुत बुरी लगती हैं। असरा सर इरफान की क्लास लेकर बाहर निकली जब अस्मा से बातें कर रही थी। जब असरा अपने करीब जानी पहचानी आवाज़ उनके पीछे की सिमत मुड़ी। अंजुम खुशगवार मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए खड़ा था। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है असरा? सोचा आज तुमसे मिल लूँ, बहुत दिन हो गए ना तुम्हें देखे हुए। वो जन्म की बेतकल्फ़ी से बोल रहा था। अस्मा कभी इसे और कभी अंजुम की तरफ देख रही थी, क्योंकि असरा ने कभी जिक्र नहीं किया था और सामने खड़े शख्स की निगाह का रंग जुदा सा था। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। और शैला भी कैसी है? सनी ठीक है? असरा ने बहुत मुश्किल से खुद पर काबू पाते हुए ये जुमले अदा किए। सब ठीक है, मेरा हाल तो तुमने पूछा ही नहीं। चलो अस्मा, क्लास का वक्त हो गया, मैं क्लास में जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज़, मेरी तरफ से सबको सलाम कहिएगा। फिर अस्मा से भी पहले इसने कदम आगे बढ़ा दिया। अंजुम भाई खड़ा से जाते हुए देख रहा था। असरा बीबी, बहुत नखरा आ गया तुम में, नाक के रास्ते निकाल बाहर करूँगा। इस असरा का रवैया एक आंख नहीं भाया था। हालांकि अपने बारे में इसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि इस तरह यूनिवर्सिटी जाकर असरा से मिलने पर वो क्या कुछ सोच और महसूस कर सकती है। लेक्चर के दौरान भी असरा का ध्यान अंजुम की यूनिवर्सिटी आमद की तरफ था। शैला आपी, अंजुम भाई आज यूनिवर्सिटी आए थे, मुझे अच्छा नहीं लगा। आप इनसे कह दें कि वो आइंदा इस तरह यूनिवर्सिटी ना आए। असरा फ़ोन पर अच्छी खासी गुस्से में थी। क्या अंजुम भाई यूनिवर्सिटी आए थे? शैला को यकीन नहीं आ रहा था। जी हाँ आए थे, तभी तो कह रही हूँ इन्हें मना कर दे। तुम फ़ोन बंद करो, अंजुम भाई अपने कमरे में जाकर पूछती हूँ। शैला असरा की बातों से उलझ गई। रिसीवर क्रैडल पर डालकर वो बाहर निकली। अंजुम के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो टीवी देख रहा था, जहाँ एक डांसर फ़न के नाम पर अपने जिस्म की नुमाइश कर रही थी। इसे देखकर अंजुम ने चैनल बदल दिया। आए भाभी, आज कैसे मेरे कमरे का रास्ता भूल गई हैं? खिलाफ आदत इसका लहजा नरम था, वरना तो अक्सर वो गुस्से में रहता था। अंजू भाई, आप असरा से मिलने इसकी यूनिवर्सिटी गए थे? शैला ने साफ साफ बात की। अंजुम ने जवाबन शानिया चुकाई, जैसे कह रहा, ओ अच्छा, तो आपको भी पता चल गया? जी गया था मैं, वो बड़ी शराफत से बोला। अंजुम भाई, असरा का फ़ोन आया था, आइंदा आप ऐसे मत करें, क्योंकि वो इन बातों को पसंद नहीं करती। इसके पसंद करने या ना पसंद करने से क्या होता है? वो मेरी मंगेतर है, कोई गैर तो नहीं। अगर मैं इसे मिलने चला गया तो कौन सी कोई क़यामत आ गई, तूफान आ गया, या किसी को नुकसान हो गया? अंजुम ने गुस्से से कहा। शैला इसकी ढिठाई पर हैरान थी। भाभी आप फिक्र ना करें, कभी कभी दिल करता है इसे देखने का। पक्की उम्र में ये आशिकाना अंदाज शैला का दिल खाक कर गया। भाभी क्या बात है, आप चुप क्यों हैं? अंजुम ने भी इसकी खामोशी महसूस कर ली। कुछ भी नहीं, वैसे ही। अच्छा, मैं ज़रा सनी को देख लूँ, पता नहीं कहाँ रह गया। अंजुम के पास से उठाई। रोमाना भाभी की बहन कोमल की शादी की तकरीब शुरू हो चुकी थी। सुबह से हलचल सी मची हुई थी। लड़की अपनी तैयारी के सिलसिले में हलकान हो रही थी। हालांकि शाम को फंक्शन था, पर दौड़ अभी से लगी हुई थी और कोमल जिसकी शादी थी मज़े से सो रही थी। रोमाना के तीसरी बार जगाने पर बड़ी मुश्किल से उठी। कोमल ने असरा को पार्लर साथ जाने को कहा था। तुम भी कपड़े पहन लो ना, वापसी पर टाइम कहाँ होगा तुम्हारे पास तैयार होने का? हम सीधे हॉल में जाएंगे। कोमल ने असरा के आम कपड़ों में फिरते देखकर मशवरा दिया, जिसके दिल को लगा। कोमल के एक कज़न ने इन दोनों को पार्लर ड्रॉप किया। खुद तैयार होने के बाद कोमल ने ज़बरदस्ती असरा का भी मेकअप करवाया। तैयार होने के बाद इसने अपना आप देखा तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो खुद है। नक्श इसके वैसे ही तीखे थे। आप पूरी तैयारी के बाद बहुत अच्छी लग रही थी। वलीदी ने लेने आया था कराची से, वो रात ही लौटा था। अरमगान ने ही इसे कहा था कि कोमल को पार्लर से ले आओ। अरमगान मेहमानों के साथ और दीगर इंतजामात में बुरी तरह मसरूफ़ था। कोमल का चेहरा तो चादर में छुपा हुआ था, पर इसके साथ यकीनन असरा थी, हरासा और हसास सी लड़की जो पूरी तरह खुलकर अपने जज्बात का इजहार भी न कर सकती थी। वो अक्सर औकात असरा और तूबा का मवाजना करता। पता नहीं असरा में ऐसी क्या बात थी कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से वो अपने दिल को बेबस सा महसूस करने लगा था। दौर फिटे मुँह, अपनी अड्डी सोनी अप टू डेट बीवी हो के भी तो दूसरी औरतों पर नज़र रखने वाले जहर लगते हैं मुझे ऐसे मर्द। हालांकि तूबा के साथ इसकी मोहब्बत की शादी थी। डबल दौर फिटे मुँह। खुद वो असरा की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करती कि फिर
एक रोज़ जब इसने बताया कि वो असरा को मास भाई की दुल्हन के रूप में देखती है, तब वलीद का दिल अजीब सा हो गया था कि जैसे तूबा ने इसकी बर्दाश्त से ज़्यादा बात कर दी है। हसद की एक लहर ने इसे शराबूर सा कर दिया। जब तक तूबा के साथ इसकी शादी नहीं हुई थी वो इसे अपना आइडियल लगती थी, अब असरा इसे अपने आइडियल के करीब तरीन लगती थी। दर लानत। तूबा ने डर और मुँहफट थी, कभी यही इसकी खूबी थी। अब वलीद को इसकी असरा की कमगोई और खुद एतमादी से महरूम शख्सियत भाने लगी थी। आहो इंदे को दब कर रहे हमेशा। खुद ब खुद ही वलीद की तवज्जो तूबा से कम होती जा रही थी। पहले तो तूबा समझ ही ना सकी, पर अब इसे भी लगता था कि वलीद के प्यार में कमी आ गई है। वो पहले जैसा नहीं रहा। अब कुछ रोज़ से तो वो इसे अजनबी सा लगने लगा था। इस बात पे दोनों में पहली बार लड़ाई हुई। तूबा तो लाहौर जा रही थी नाराज़ होकर, फिर खुद ही मामा और भाइयों का ख्याल करके रुक गई कि ख्वाम का परेशान होंगे। इसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वलीद क्यों ऐसा हो गया। वो जो मोहब्बत के इतने बड़े बड़े दावत करता था क्यों बदल गया। असरा ने सहारा देकर कोमल को गाड़ी में बिठाया। वो झुकी हुई थी, तब वलीद ने इसकी शाख के गुल जैसे नाजुक सरापे को बड़े गौर से देखा। सुरख कपड़ों में वो गजब ठा रही थी, नहायत मतनासिब सरापा, बड़ी बड़ी आंखें जो किसी अनजाने खौफ से अक्सर झुकी रहती थी। वलीद के ख्यालों में तूबा का सरापा लहराए बेडौल और भद्दा वो तख्लीक के अमल से गुजर रही थी। हालांकि वलीद फ़िलहाल बच्चों के हक में नहीं था, पर यह तूबा का शौक था। वलीद आए रोज़ पार्टी से फंक्शन अटेंड करता था। जब से तूबा का जिस्म भद्दा और बेडौल होना शुरू हो गया था, वलीद ने इसे साथ ले जाना छोड़ दिया था। असरा कोमल को बिठाकर खुद ही बैठ गई। तब इसने वलीद से हाल अहवाल पूछा। वो बैक मिरर से पीछे ही देख रहा था। आज वो बेपनाह अच्छी लग रही थी, इतनी ज़्यादा कि तू उसे तूबा से शादी करने पर पछतावा होने लगा। अब वलीद ने मेरे को ना छीतर खा लेने, मेरा दिल कर रहा है वो जो व्हाट्सएप पे चप्पल नहीं आती वो वलीद के पगाटी यहाँ से मारूँ कि इसको नावल के अंदर जाके लगे। क्यों मैंने इतनी जल्दी की, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेता ना। वो तासुब से खुद से बोला। वैसे भी ना पता नहीं मैंने किसका वो स्टेटस देखा था व्हाट्सएप पे, क्योंकि वैसे तो मैं कोई इतनी वीडियोस वगैरह नहीं देखती और टिकटॉक भी नहीं यूज़ करती। तो किसी का स्टेटस था कि ना एक बंदा होता है वो कहता है कि मुझे ना अपनी बीवी नहीं अच्छी लगती, बाकी दुनिया की सारी औरतें अच्छी लगती हैं। तो उसको फिर आगे से किसी ने ये जवाब दिया था कि अगर सारी दुनिया की औरतें तुम्हारी बीवी हो ना, तो तुम्हें ना गली में जाता हुआ कुत्ता अच्छा लगेगा, तुम्हें वो सारी औरतें नहीं अच्छी लगेंगी। तो ये कैसी फितरत होती है कि अपनी जो चीज़ हासिल है ना, जो बीवी है, तो उन छड़ के दूसरे पासे मुंह मारना। लानत है वैसे ऐसे मर्दों पे। कोमल के होटल पहुंचते सब दुल्हन को देखने के लिए दौड़ पड़े। दुल्हन दूल्हा के लिए स्टेज बनाए गए स्टेज पर तल धरने को जगह नहीं थी। असरा नीचे उतरने की कोशिश में किसी से टकराई थी। वो जो कोई भी था, इसने असरा को थाम कर गिरने से रोका था। आमाज सी। इसने पीछे पलट कर देखने की कोशिश की, वो माज था। देखिया इस अचानक तसादम पर इसकी आंखों में शौक सी चमक लहराई थी, तो असरा का चेहरा गुलकिनार हो गया। टू पीस में तमाम तर मर्दाना वजाहतें समेटे वो बेपना जाज़्बे नज़र और सहरंगेज़ लग रहा था। बहुत अच्छी लग रही है मिस चुई मुई। इसके बाद वो न जाने कैसे वहाँ से जगह बनाकर भागी थी। वलीद की नज़र असरा पे ही फोकस थी। वो निस्बतन अलग थलग सी होकर बैठी थी। तूबा और वो दोनों इसके पास सामने थी और वो बार बार नए सिरे से सोच के कूद रहा था, मवाजना कर रहा था। रोहिना ने सना को निगाहों में इशारा किया कि माँ सामने इसके पास जाओ। वो खरामा खरामा चलती इसके पास जा रही। बहुत रश है इधर, मैं तो घबरा ही गई हूँ, इतने सारे मेहमान हैं। इसने खुद ही बात का आगाज़ किया। ये तो है, अरमगान ने काफ़ी मिलने जुलने वालों को इन्वाइट किया। फिर शादी में ऐसा तो होता है। वो दूसरी या शायद तीसरी बार अरमगान की साली से मिला था। वैसे बड़ी नाजुक मजाज लगी थी। वैसे लगता नहीं है कि आप पुलिस में हैं। जब आप ही ने मुझे बताया कि आप स्पेशल सर्विस में हैं, तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे जहन में पुलिस का जो इमेज है आप इससे बिल्कुल मैच नहीं करते। वो साहब को इसे अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी। हाँ शायद आप ठीक कह रही हैं। और क्या मसरूफियत है आपकी? मैं MBA कर रही हूँ, फाइनल सेमेस्टर मेरा, और बस फ्रेंड्स हैं, मैं हूँ, लॉन्ग ड्राइव है। और आपकी क्या हॉबीज़ हैं? वो अब कदरत बेतकल्फ़ी से बोली। मेरी कुछ खास हॉबीज़ नहीं, बस जॉब में बिजी होता हूँ। अगर वक्त मिल जाए तो मुतालिया कर लेता हूँ, ये गाड़ी लेकर निकल जाता हूँ। सना के सवालात ख़त्म होने में नहीं आ रहे थे। वो वहाँ से हटना चाह रहा था। रोहिना साइड पर खड़ी दोनों को देखकर खुश हो रही थी। रोहिना जैसी भी ना हासदीन इस दुनिया में पाए जाते हैं। एक्सक्यूज़ मी, मेरी कॉल आ गई है। माज का सेलफोन गुनगुनाया तो माजरत करके बाहर आ गया। माज ने वैसे ना फ़ोन कर ने 100 दुआवां दित्तियां होनियां कि जान छड़ाई मेरी इस बीबी को, सना बीबी को। बहुत खूबसूरत है रोहिना, कब बनवाए हैं? रोमाना ने सोने के खूबसूरत कंगन हाथ में पकड़े हुए थे। बस कल ही लाई हूँ। ऑर्डर पर बनवाई हैं? काफ़ी वज़नी है? रोमाना ने दिल ही दिल में इनके वज़न का अंदाज़ा लगाया। नहीं आप ही ऑर्डर पर नहीं बनवाए, बस देखे तो पसंद आ गए, सो ले लिए। आपको कैसे लगे आप ही? रोहिना बगौर इसके तासुरात नोट कर रही थी। रियली बहुत खूबसूरत है, इतना यूनिक स्टाइल है। हालांकि भारी ज्वेलरी से मुझे सदा की चेड़ा, पर ये बहुत ज़बरदस्त है। मैंने आपके लिए ही लिए हैं। वाह एडी मेहरबानी। क्या? रोमाना एक लहजे के लिए हैरान हुई। जी हाँ आपके लिए हैं ये। इसने यकीन दिलाया तो रोमाना फिर इन्हें हाथ में लेकर देखा। थैंक यू रोहिना। रोमाना ने प्यार से इसका गाल चूम लिया। वो रिश्ते में छोटी भाभी लगती थी और इसके लिए इतने खूबसूरत और महंगे सोने के कंगन लिए थे, सो प्यार आना तो लाजमी था। रोहिना के लिए इसके दिल से प्यार उमड़ा पड़ रहा था, जिसका इन्होंने वाज़ेह इजहार किया। रोहिना ने बड़े चाव से तीनों कंगन का सेट इसके दाएं हाथ की कलाई में पहनाया।
ममा ने भी देखा तो सराहा के बहुत खूबसूरत है। बहू ने बेटी को कंगन दिए, एकदम ही रोहिना का मुकाम इनकी नज़र में बढ़ गया। इसने कल सास के लिए भी शॉपिंग की थी। रोहिना एडी हो गई हो अमीर। रोहिना ने बातों बातों में अंजुम के रिश्ते के मुतालिक पूछा तो रोमाना ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं तो असल में ऐसा कोई रिश्ता ज़रा भी पसंद नहीं। लालची लोग हैं, इनकी नज़र असरा के नाम होने वाले मकान पर है। फिर अंजुम असरा से अच्छा खासा बड़ा है, अब फेंक भी तो नहीं सकते ना, लड़की की ज़ात है। कल को कुछ हुआ तो इल्ज़ाम भाई और भाभी पर आएगा, इसलिए हम खामोश हैं। रोमाना ने बुरी तफसील बताई। ठीक कहती हैं आप, लड़कियों का मामला बड़ा नाजुक होता है। मामा भी सना को लेकर बहुत परेशान है, कोई ढंग का रिश्ता मिलता ही नहीं है और जो प्रपोजल आते हैं वो एवं से होते हैं। अब कोमल की शादी में मामा ने मास भाई को देखा तो वो इन्हें बहुत अच्छे लगने लगे थे। कहने लगी काश सना के लिए मास जैसा लड़का मिल जाए तो कितना अच्छा हो। वो आहिस्ता आहिस्ता नामहसूस तरीके से मतलब की बात की तरफ आ रही थी। कहती तो तुम ठीक हो बेटी, मास बहुत अच्छा और देखा भाला लड़का है, ख़ानदानी, अच्छी पोस्ट पे काम कर रहा है। ताहिरा बेगम भी इसके लिए लड़की ढूंढ रही हैं। तूबा ने जिक्र किया था कोई लड़की देख रखी है। रोहिना की सास ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। ममा सना आपके सामने है, खूबसूरत है, आला तलीम याफत है और ख़ानदान आपके सामने है। अगर सना और मास का रिश्ता हो जाए तो आखिरी जुमला अदा करते करते इसके लहजे में हिचकिचाहट सी आ गई, जैसे इसने मुश्किल से बात कहने की हिम्मत की हो। एडी बेचारी मासूमा, तजवीज़ तो अच्छी है तुम्हारी, पर रोमाना ने बात करते करते जुमला अधूरा छोड़ दिया और किसी गहरी सोच में डूब गई, जैसे किसी फैसले पर पहुंचने की कोशिश कर रही हूँ। जोड़ी तो दोनों की खूब लगेगी, फिर मास और मगान भाई का दोस्त भी है। मैं करती हूँ कुछ, आंटी और तूबा से बात करके इनकी राय जानने की कोशिश करूँगी। रोमाना का जवाब हौसला अफसा था। रोहिना का चेहरा खिल उठा, मतलब कंगन ज़ाया नहीं गए। इसने अंदरूनी मसरत पर मुश्किल काबू पाते हुए रोमाना के हाथ पकड़ लिए। ओ आपी, थैंक यू सो मच कि आप ये काम करेंगी। मामा की तो नींद ही बेटी ज़ात की वजह से उड़ी हुई है। आपको तो पता है बेटी की कितनी जिम्मेदारी होती है। अच्छा रिश्ता है तो हमारी फ़िक्र भी कम हो। रोहिना का अंदाज जज्बाती था। अरे रोहिना कैसी बातें करती है, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। सना मेरे लिए भी कोमल की तरह है, वो पूरे खलूस से कह रही थी। रोहिना के चेहरे पर इत्मीनान नज़र आ रहा था। तूबा के हर अंदाज से इसरा के लिए जो खलूस छलक रहा था वो बहुत कम अरसे में इसने महसूस कर लिया था, मगर आज खुलकर नन से सब कुछ कह डाला था। क्योंकि इसे पता था कि औरतों के ज़रिए बात अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकती है, इसलिए इसने सोने का कंगन का महंगा और खूबसूरत सेट रोमाना को नज़र किया था। तूबा के अंदाज से लग रहा था कि वो बहुत जल्द असरा का रिश्ते का कह देंगी। रोमाना असरा की भाभी थी, यकीनन अंजुम के मुकाबले पर मास का रिश्ता बहुत बेहतरीन था। एहसन भाई भी हाँ कर देते। इसने पहले ही हिफाजती बंद बांध दिया, पर इसे खतरा भी था कि ये ना और रोमाना का झुकाव असरा की तरफ हो जाए, इसलिए तूबा के कुछ भी करने से पहले इसने ये सब तो करना ही था। और अब वो मुतमिन भी थी। असरा की छुट्टी थी, लाइबा अपनी दोस्त की तरफ गई थी, भाभी अज़मा के साथ कोमल की तरफ थी। जब तूबा का फ़ोन आया, असरा ज़ीशान भाई की बात पक्की होगी और इसी महीने शादी है, मैंने सोची खुशखबरी सबसे पहले तुम्हें सुनाऊं। खुशी तूबा के लहजे से झलकी पड़ रही थी। असरा ने खुलूस से मुबारक दी। तुम शादी के लिए कपड़े वगैरह बनवाना शुरू कर दो, साथ लेकर आऊँगी तुम्हें, शायद मास भाई का भी फैसला करना पड़ जाए। आखिर में तूबा शौक हो गई तो असरा का दिल किसी अनजाने ख्याल से धड़क उठा। कुछ रस्मी सी इधर उधर की बातें करने के बाद इसने फ़ोन बंद कर दिया। सारा ध्यान तूबा के एक जुमले में अटक कर रह गया। लाइबा की सालगिरह थी, पहले वो सादगी से घर पर केक काट कर खुश हो जाती थी, पर इस बार रोहिना मामी ने इंतजामात अपने ज़िम्मे लिए थे। रोहिना ना बहुत ही कुत्तीश है वो। अच्छा, वो बहुत बड़ी ज़्यादा दिलचस्पी ले रही थी, जिस पर रोमाना खुश हो रही थी। बस इसने ना रोहिना बीबी ने ना रोमाना को अपने हाथों में किया है। मेहमानों की लिस्ट रोहिना के मशवरे से बनी। माज और इसकी फैमिली को बुलवाने का आइडिया भी इसी का था। तूबा लाहौर में भाई की शादी की शॉपिंग में मसरूफ़ थी, वो और ताहिरा बेगम दोनों कैसे आ सकती थी, लिहाजा माजरत कर ली। माज भी बिजी था, इसका आना ना आना गैर यकीनी था। बहरहाल रोहिना ने अपनी तरफ से जोर पूरा लगाया था। सालगिरह पर शैला के साथ साथ इसकी सास और अंजुम भी आए। अंजुम को सालगिरह से ज़्यादा असरा में दिलचस्पी थी, इसलिए वो भी खास तौर पर आया था। अंजुम की निगाहें असरा का ही तवाफ़ कर रही थी। रोहिना को मास का इंतज़ार था, पर वो नहीं आया। मायूसी के आलम में इसने लाइबा को केक काटने का कहा। असरा कदरे अलग थलग सी खड़ी थी। अंजुम अपनी प्लेट उठाई इसके पास पहुंच गया। एग्ज़ाम कब है तुम्हारे? वो बड़े रौब से बोला। अभी कुछ पता नहीं, इसने जान छुड़ानी चाहिए। बहरहाल जब भी हो इसके बाद शादी के लिए तैयार रहना, अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। रोहिना को इसकी तरफ आता देखकर वो दोबारा पहले वाली जगह चला गया। रोहिना इसकी तरफ चली देखती आ रही थी और इसके पास आकर रुकी। असरा मुबहम से खदशों में संभलती अज़मा के बुलाने पर इसकी तरफ बढ़ गई। रोहिना बड़ी लगावट और खलूस से अंजुम से हाल अहवाल पूछने लगी। वह हैरान हुआ। ओह, मुझे तो आप बहुत अच्छे लगे हैं, जॉब भी अच्छी है, फिर ना जाने हसन भाई को क्या है। बोलते बोलते वह खामोश होगी तो अंजुम को बेचैनी होने लगी। आप चुप क्यों हो गई हैं? अंजुम का इस्तराब इसके लहजे से ज़ाहिर हो रहा था। अब ये रोहिना ने ना इधर कोई गेम डालनी है चवल औरत ने। आप जितनी जल्दी मुमकिन हो मंगनी वगैरह करवा लें, क्योंकि कुछ और लोग भी इंटरेस्टेड हैं। वो कहकर वहाँ रुकी नहीं, अंदर अंजुम सख्त जान में मुब्तला हो गया। रोहिना ने बात ही ऐसी कर दी थी। यूनिवर्सिटी में थी, क्लासेस नहीं हो रही थी, इसने उकताकर वापसी का फैसला किया। आहिस्ता कदमों से चलती वो तवील राहदारी से बाहर आई तो अंजुम पर नज़र पड़ी। वो इसी तरफ आ रहा था। इसने असरा को देख भी लिया था। इसकी चाल में तेज़ी और इस्तराब था। असरा को किसी होने का एहसास हुआ। चलो मेरे साथ बहुत ज़रूरी बात करनी है। इसके तेवर जारहाना थे। असरा ने बमुश्किल अपने धड़धड़ाते दिल पर काबू पा और कदर हिम्मत का मुजाहिरा किया। मैं कहीं नहीं जा रही आपके साथ, जो बात करनी है इधर कर लें। अंजुम भाई,
भाई नहीं हूँ मैं तुम्हारा, आइंदा तुम्हारी ज़ुबान से भाई का लफ्ज़ ना सुनो। और ये मास का चक्कर कब से चल रहा है? अंजुम के लफ्ज़ से आग निकल रही थी। वो सुन होगी और समझ में ना आने वाले अंदाज में से तकने लगी। नहीं करने वाला वो तुमसे शादी, इतना बड़ा ऑफिसर है ना, कभी इसके घर वाले आएंगे तुम्हारा रिश्ता लेने, इसलिए अपनी औकात में रहो। अम्मा आएंगी कल, मैंने तुम्हारे लिए अंगूठी लिए, चुपचाप हाँ कर देना अपने भाई के सामने, वरना तुम अच्छी तरह जानती हो। अंजुम का लहजा बहुत सफाक था। इसने जेब में अंगूठी वाला हाथ डाला। खूबसूरत मखमली केस में नाजुक सी अंगूठी जगमगा रही थी। इसका बेजान सा हाथ थाम कर अंजुम ने वो अंगूठी से पहना दी। वो जिस तरह आया था चला गया। असरा को हैरत थी कि वो इतने जारहाना तेवर समेत आया था, पर इतने आराम से चला गया। घर वापस आकर कितनी देर तक खामोश बैठी रही। इस वक्त बड़ी शिद्दत से किसी हमदर्द के कंधे की ज़रूरत महसूस हो रही थी। और यह हमदर्द कौन हो सकता था? तूबा। इसके जहन में तूबा आपी का नाम आया। वो इज़्मा को बताकर ड्राइवर के साथ तूबा की तरफ चली गई। बैल की आवाज़ अंदर तक जा रही थी। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुल गया। वलीद भाई का चेहरा सामने आया। अरे असरा, आप हैं? आप हैं? वलीद का दिल खुशी से भर गया। अंदर आओ। इसने पूरा गेट खोल दिया। इसके पास से गुजर कर वो अंदर आ गई। कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। तूबा भी नज़र नहीं आ रही। वो सोफे पर बैठते हुए इसने फ़ौरन पूछा, अरे आ जाएंगी तुम्हारी तूबा भी कभी हमारे बारे में भी पूछ लिया करो। सच कहूँ इस वक्त तुम्हें याद कर रहा था और तुम आ गई। इस वक्त कुछ और मांगता तो मिल जाता। वलीद भाई का लहजा, अंदाज़ और अल्फाज सब कुछ ही तो बदला हुआ था। लानती आदमी। आप ही कहाँ हैं? वो बोली तो इसे अपना लहजा और आवाज़ अजनबी लगी। असलम मैं क्या कह रहा हूँ, कब से अकेले बात करने का मौका ढूंढ रहा था। तुम मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हो। शायद मुझे तुमसे मोहब्बत होगी जैसे तूबा से हो गई थी। मैं इसे मना लूँगा, तुम बस मेरी मोहब्बत कबूल कर लो। वलीद इसकी तरफ बढ़ा तो वो तीर की तरह दरवाजे की तरफ लपकी और रुके बगैर आगे बढ़ती गई। गेट का लॉक हटाकर इसने बाहर कदम रखा। अरे असरा रुको तो, सुनो तो, मैं मजाक कर रहा था। तूबा लाहौर में ही है, कुछ खा पी के जाओ, वापस आ जाओ। इट्स ओनली जोक असरा। इसकी समाते तो जैसे पत्थर की हो गई थी। कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, जैसे वो पत्थरों के शहर में आई है जहाँ आईने टूटते ही तो हैं। रिक्शे वाले ने आंसू ज़ब्त कर दिए। अनजान लड़की को मतलूबा मुकाम पर उतार दिया। गेट से अंदर दाखिल होकर वो सीधी अपने कमरे में आ गई। गायब दिमागी के आलम में इसने तूबा आपी का नंबर मिलाया। दिल इस वक्त दर्द की शिद्दत से फटा जा रहा था। कोई तो ऐसा होता जिसे वो सब कह सकती। हेलो। ये आवाज़ तूबा की हरगिज़ नहीं थी। मर्दाना, गंभीर, गहरी, भारी दिल की तार हिलाती ये आवाज़ तूबा की हो ही नहीं सकती थी। क्या इससे नंबर मिलाने में कोई गलती तो नहीं हो गई थी? जी आप कौन? तूबा पी का है? वो तो मार्केट गई हैं और सेलफोन घर भूल गई हैं। मैं मास बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ से हुआ हवा के दोष पे आती, लरसती, कांपती इस आवाज़ को बिल्कुल भी नहीं पहचान पाया था। मास समझा कि दोबारा इसके कॉलर से नंबर देके बगैर कॉल रिसीव कर ली। मैं असरा हूँ। ये जानने के बाद कि दूसरी तरफ मास इसकी हालत और भी काबिल रहम हो गई थी। ओ अच्छा, आप हैं? खैरियत तो है? आपकी आवाज़ को क्या हुआ? बस इसके ये कहने की देर थी कि असरा के जब्त के सारे बंधन टूट गए। आप मुझसे शादी करेंगे? फिर आंसुओं, सिसकियों, हिचकियों के साथ लफ्ज़ टूट टूट कर इसकी ज़ुबान से निकलते रहे। यूनिवर्सिटी में पेश आने वाला वाक़या, भाभी का बदला रवैया, अंजुम का जारहाना अंदाज, शहला आपी के हालात, इस दिलफकार कैफियत में वो सब कुछ कहती चलेगी। सेलफोन ऑफ करके इसने दूर उछाल दिया। फिर घुटनों पर सर रख कर फूट फूट कर रो दी। आज इसने ये क्या कर दिया था? अपने हाथों अपना भरम खो दिया, अपनी अना को नीलाम कर दिया था इस शख्स के सामने जिसके अंदाज में इसके लिए तमस्कर होता था, जो इसके तवज्जो के काबिल गिरदानता ही नहीं था। आज इसके सामने इसने कैसे कह दिया कि मुझसे शादी कर लें। काश ये सब कहने से पहले इसकी ज़ुबान कट जाती। ये सब पहले सोचने की बात थी। अब तो तीर कमान से निकल चुका था। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। सामने ताहिरा आंटी तूबा के साथ एक स्मार्ट सा लड़का भी था। नकूश में तूबा की झलक थी। यकीनन ये इसका छोटा भाई ज़ीशान था। शब्बेदारी की गमाज आंखें बड़े बेचैन अंदाज में आने वाले मेहमानों की तरफ उठी। ताहिरा आंटी ने बड़ी मोहब्बत से इसे गले लगाया। तूबा शरारती अंदाज से इसे देख रही थी। छुपी रुस्तम हो पूरी। चुपके चुपके मेरे भाई के दिल को चुरा लिया। कल शायद रोहिना भाभी ने मासूद भाई को बताया कि अंजुम के घर वाले आएंगे तुम्हारा हाथ मांगने। तब से इनकी हालत देखने वाली है। बस नहीं चल रहा कि सुबह हो और हम तुम्हारे घर आए, सो हम आ गए। मेरी भी दिली ख्वाहिश थी कि तुम मेरी भाभी बनो, मगर मैं ये भी चाहती थी कि मास भाई अपने मुंह से कहें, खुद इजहार करें। और देख लो, मेरी ख्वाहिश कल गैर मुतवक्किल तौर पर पूरी हो गई। तूबा इसके कान में सरगोशियाँ कर रही थी। वो हॉन्क सी एक एक करके शक्ल देख रही थी। तब वो स्मार्ट सा लड़का आगे आ गया। एक नज़र इधर भी, हम भी पड़े हैं राहों में। भाभी मुझे ज़ीशान कहते हैं। मास की तरह वो भी शौक लग रहा था। असरा ने बड़ी मुश्किल से सलाम किया। रुमाना भाभी ने एहसन को फ़ोन करने के बाद अपने मैके वालों को भी इतला दे दी। सबसे पहले कोमल आई। जो करना था जल्दी करना था। ताहिरा आंटी की फरमाइश और ख्वाहिश ने रुमाना के हाथ पैर फैला दिए थे। मास भी आ गया था। असरा बस एक नज़र ही इसकी तरफ देख सकी थी। इसके चेहरे पर बहुत संजीदगी और ठहराव था। नकूश तने तने से लग रहे थे जैसे ज़बरदस्ती लाया गया हो। वो जो कुछ इसके चेहरे पर देखना चाहती थी कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। असरा के दिल ने एक बीट मिस कर दी। वो लम्हों में मामले की तह तक पहुँच गई थी। यानी माज इसके लिए कुर्बानी दे रहा था, खुशी से वही काम नहीं कर रहा था। इसमें इसकी अपनी मर्जी ख्वाहिश को दखल नहीं था। असरा के आंसुओं और इल्तिजाओं से वो पिघल गया था। कोमल रज़ा के साथ जाकर झटपट मेहंदी, चूड़ियाँ और एक फैंसी सूट ले आई थी। रुमाना की मम्मा और रोहिना भाभी भी आ गई थी।
अरमगान भाई भी ऑफिस से आ गए थे। रोहिना का चेहरा उतरा उतरा सा था, जैसे गुब्बारे में से हवा निकल गई चुकी हो। लाइबा और कोमल दोनों असरा का एक हाथ पकड़े मेहंदी लगा रही थी। एहसन भाई कहकर गए थे कि असरा को जल्दी ड्राइंग रूम में ले आओ। जल्दी में ही सही, मगर उन्होंने अपनी तरफ से असरा को तैयार कर दिया था। ड्राइंग रूम में सब इसके इंतजार में थे। असरा की मोमी उंगलियों में दवा पेन भी लरस रहा था। जब इसने निकाहनामे पर टेढ़े मेढ़े से दस्तखत किए, फिर इसके बाद वो जो धुआंधार रोई, तो वहाँ मौजूद सारे लोग ही परेशान हो गए। तौबा, ये मोहतरमा कितना रोती हैं। एहसन भाई के कंधे से लगी असरा को देखकर मासूम ही मुंह में बड़बड़ाया तो कोमल इसकी तरफ झुककर गोया भी, भाई असरा कहती है कि रोना मशक़ी रिवायत है और दुल्हन जब तक खूब रोए नहीं वो दुल्हन नहीं लगती। सबकी मौजूदगी के ख्याल से माज अपने बेसाख्ता उमड़ते कहके का गला मुश्किल से घोंटा था। रुमाना और एहसन बहुत पुरसकून थे। एक अहम फ़र्ज़ अदा हो गया था। निकाह के बाद शैला के ससुराल फ़ोन करके असरा के निकाह के बारे में बताया तो ज़रीना बेगम ने हस्बे तवक्का खूब शोर किया और शैला को मैके बिठाने की धमकी दी। इन्हें पता था कि ज़रीना बेगम और अंजुम इंतकामन कोई ना कोई कार्रवाई कर सकते हैं, तभी इन्होंने निकाह हो जाने के बाद इन्हें यह खबर सुनाई थी। रुमाना ने बता दिया था कि अंजुम असरा की यूनिवर्सिटी की ऐसे धमकियाँ दी थी और अंगूठी भी दी थी। मास को यकीन नहीं आ रहा था कि जुमला इसने असरा के मुँह से सुना, प्लीज़ मुझसे शादी कर लें। इसके बाद इसकी बेरबत बातें, अधूरे जुमले जो अपनी जगह मुकम्मल थे। इस पूरी तरह वो फूट फूट कर रो रही थी, जैसे रेज़ा रेज़ा हो गई थी। माज ने इस लम्हे फैसला कर दिया। असरा ने इसे मसीहा समझकर दवा तलब की थी, अपने ज़ख्मों का मरहम मांगा था। तूबा जब तक बाजार से लौटती इसने सब कुछ प्लान कर लिया था। फिर मामा और तूबा के सामने इसने सब कुछ कह दिया जो सोच रखा था। अंजुम ने इसे धमकी दी है कि अगर तुम्हारी तरफ से इनकार हुआ तो मैं ज़बरदस्ती उठवा लूँगा। मुझे असरा अच्छी लगती है, अब जो करना है जल्दी करना, ताकि अंजुम के घर वाले वहीं रुक जाएँ। यार ये मुझे लगता है कि थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। नहीं, गड़बड़ नहीं हुई, ये सीन ही ऐसे चला, क्या हुआ यार। हाँ जी, सीन ही ऐसे चला, मैंने नहीं कोई भी गड़बड़ की, सीन ही वैसे चला। मुझे लगा मैं कोई पुट्ठा काम कर देता। इसने बड़े मजबूत लहजे में कहा तो तूबा का दिल खुशी से मामूर हो गया। मामा देखा, मैं कहती थी ना कि भाई असरा को ना पसंद कर ही नहीं सकते, वो है ही ऐसी। ये अच्छी बात है, अब कल हमें जाना पड़ेगा, आखिर भाई की खुशी का सवाल है। तूबा के अंदाज में बात की संगीनी को बावजूद महसूस की जाने वाली शरारत थी, मगर ताहिरा बेगम इतनी जल्दी के ख्याल से हिचकिचा रही थी। पर यहाँ सवाल लाडले बेटे की खुशी का था, सो इन्होंने ख़ानदान वालों को भी पसपुश डाल दिया। ज़ीशान की शादी में थोड़े दिन रह गए थे। एहसन भाई ने तहरा बेगम से रिश्ता की रुखसती के लिए कुछ वक्त मांगा था। वो मान गई थी। अब वैसे भी इन्होंने मास के अचानक निकाह के बारे में सारे रिश्तेदारों के सामने कुछ ना कुछ कहना था, इन्हें मुतमिन करना था, रूठे हुओं को मनाना था, इसलिए कुछ अरसा तो दरकार था। फिर तूबा की डिलीवरी भी नज़दीक थी। बहन की निकाह की खबर सुनकर शहला अंदर ही अंदर तड़प गई थी। हाँ, एक खुशी और सुकून भी था कि असरा का निकाह अच्छे शख्स के साथ हुआ है। उम्मीद थी कि आकिब ने इस पर ज़रीना बेगम के कहने पर आकर जो पाबंदी लगाई है, एक दिन वो भी हट जाएगी, क्योंकि एहसन भाई और भाभी ने फ़ोन करके काफ़ी तसल्ली दी थी। फिर जिस घर की वजह से इतना कुछ हुआ था, एहसन भाई ने इसका हल भी सोच लिया था, ताकि शैला के लालची ससुराल का मुँह हमेशा के लिए बंद किया जा सके। ज़ीशान के ससुराल वाले मेहंदी की रस्म करके वापस जा चुके थे। टीवी लाउंज में ज़ीशान ढोलक बजा रहा था, साथ इसकी कज़न सालियाँ बजाने का फरीज़ा अदा करी थी। इसने सारे गानों की टांगें तोड़ कर रखती थी। पास ही सोफे पर मास बैठा था। असरा भी वहीं थी। ज़ीशान ने असरा के ग्रेस को महसूस कर लिया था, तभी तो बड़े जोश से इसने लड़कियों को इशारा किया शुरू हो गया। मैं अगर सामने आ भी जाया करूँ, लाजमी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। इसने असरा की बेचैनी को महसूस कर लिया, तभी तो शरारत से खांसा। अपनी शादी के दिन अब नहीं दूर हैं, तुम भी तड़पा करो, मैं भी तड़पा करूं। हो। माज इनकी शरारतों को एंजॉय कर रहा था। माज भाई आप ही कुछ बोल दें, आखिर हमारे घर बड़े बड़े मेहमान आए हैं। इसका इशारा असरा की तरफ था। कहना तो बहुत कुछ है, मगर डर लगता है कि कहीं कुछ कह दिया तो मेहमान बेहोश ही ना हो जाए। मास का लहजा सादा और अपनायत लिए हुआ था। इसकी पेशानी अरकलूद हो गई। तभी मास के रिश्ते की ताई इधर आ गई। यहाँ का तो माहौल ही बदला हुआ था। दूल्हा मियां ढोलक पकड़े ताने उड़ा रहे थे। इनका तो हैरत से बुरा हाल था। अरे क्या बेशर्मों की तरह ढोल पीट रहे हो। 2 दिन बाद शादी है तुम्हारी, चेहरे का सारा नूर उड़ जाएगा। एक जोरदार कहका बुलंद हुआ। ज़ीशानी से तरफ साई पर खसियाना हो गया। ढोलक छोड़कर ऊपर मास के पास बैठ गया। ताई अम्मा भी इधर टिक गई और अपने वक़्त के किस्से सुनाने लगी। ज़ीशान को चाय की शदीद तलब हो रही थी। मिठाई खा कर बुरा हाल था। दिल चाह रहा था गरम गरम चाय मिल जाए, मगर इसकी सजी सवरी कज़न इनसे ही ये तवक्का रखना ही फजूल था कि वो चाय बना कर लाएंगी। ज़ीशान भाई मैं बना कर लाती हूँ। ये आवाज़ असरा की थी। मेरे लिए भी 1 कप, मैं भी पीऊँगी। मेरे लिए भी। हर तरफ से एक ही आवाज़ उभरी। वो उठ खड़ी हुई। तब मास की ताई अम्मा को भी याद है कि इनका भी चाय पीने का दिल कर रहा है। बेटी 1 कप मेरे लिए भी बना देना। इनके लहजे में मोहब्बत थी। मास की एक कज़न असरा के साथ जाकर किचन में दिखाई। असरा खुद भी मंजर से हटना चाह रही थी। मास तुम बहुत खुशकिस्मत हो, जैसी खिदमतगुजार बीवी मिली। कैसी रोशन पेशानी है। अच्छे हाथों में तरबियत हुई है इस बच्चे की। इसके यूँ अपनी खिदमत पेश करने पर ताई अम्मा ने कहा था।
असरा इलेक्ट्रिक केटल में चीनी और पत्ती डाल रही थी जब दरवाजे से कदमों की आहट अंदर इसके पास आ रुकी। इसकी गर्दन को भी पीछे मांस खड़ा था। मेरा भी चाय पीने को दिल कर रहा था, इसलिए किचन में चला है। इसकी आंखों में मचलती हैरानी की तहरीर पढ़कर वो बोला तो असरा के हाथ से उससे पड़ गए। असरा, हमारे घर और सब लोग कैसे लगे? वो इसकी घबराहट दूर करने के लिए निस्बतन सादा लहजे में बोला। जी सब बहुत अच्छे हैं, रटा रटाया जवाब आया। मैं कैसा लगा तुम्हें? एकदम आपसे तुम पर आता वो इसके लिए अपनायत के बहुत से दरवा कर गया। अब तुम यूँ डरना और नर्वस होना छोड़ दो। तुम्हारे आने से पहले मैं यही सोच रहा था कि हो सकता है मुझे देखते बेहोश हो जाओ। अब तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो जन्म जन्म की बेतकल्फी लिए बोला। मैं हैरान हूँ कि फ़ोन पर वो तुम ही थी जो कह रही थी कि बाकी जुमला इसने अधूरा छोड़ दिया। असरा, मैंने इस बारे में मम्मा से कोई बात नहीं की, बल्कि ये कहा कि मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। अब देख लो, तुम मेरे घर में हो। इसकी इतनी तो ज़्यादा तवज्जो पर असरा की आंखें नमसी हो गईं। वो इसके बारे में कुछ उल्टा सीधा सोचती रही थी और वो क्या निकला था, रिश्तों का मान रखने वाला हसास और मजबूत मर्द जो कोल का धनी था। तुमने बताया नहीं कि मैं तुम्हें कैसा लगा। वो एक कदम आगे बढ़ाया और वो इसके बहुत करीब खड़ा था, इतना कि इसके मलबूस से उठती दिल फरेब महक असरा को अपना आप भुलाने पर मजबूर करने लगी। ये सच था, निकाह के बंधन में बंधने से पहले माज ने इसे कभी खास नजरों से नहीं देखा था। वो इसे बुज़दिल और एतमाद से आरी लड़की तस्वर करता था, पर अब जब वो इसकी मनगूहा बन चुकी थी तो रब ने इसके रिश्ते के तवस्सुत से उसके दिल में असरा के लिए एक खास मुकाम भी पैदा कर दिया था। रुखसारों पे साया फिगन पल के माथे पर झूलती सियालटों समेत वो इसे अपने बहुत करीब महसूस हुई। असरा, मैंने तुम्हें महज तुम्हारे कहने पर अपनाया था। तुम्हारा तड़प तड़प कर रोना मेरे दिल को मोम और इरादे को मजबूत कर गया था, पर अब तुम दिन ब दिन मेरे करीब आती जा रही हो। मैं जब रात को बिस्तर पर लेटता हूँ तो तुम्हारी याद हमरा होती है। इसके लहजे में सच्चाई थी। तब असरा इसकी तरफ मुड़ी अपनी भीगी भीगी पलकों समेत। आप बहुत अच्छे हैं यार, तुम खुशी में भी रोती हो, दुख में भी रोती हो। खुदारा दिल को मजबूत करो, मेरी बीवी हो अब तुम। माज ने इसके दोनों हाथ पकड़ लिए थे। असरा, तुम मेरे घर में इस तरह बहुत अच्छी लग रही हो। माज के हाथों की गिरफ्त मजबूत होगी। असरा के तो तोते ही उड़ गए। वो चाहे सब इंतज़ार कर रहे होंगे। माज ने हाथ बढ़ाकर इलेक्ट्रिक केटल का स्विच ऑफ कर दिया। तो करते रहे इंतज़ार, ये वक्त फिर नहीं आएगा। मैंने तुम्हें हाल दिल भी तो सुनाना है, क्योंकि मुझे मोहब्बत होगी है तुमसे। हाँ, तुमसे जो हर बहुत रोती घबराती और डरती है। वो इस वक्त बिल्कुल बदला हुआ मास लग रहा था। उफ, यही सब कुछ तो वो इसके मुंह से सुनना चाहती थी। हसरत ही थी कि मास भी जैसे वो इसे चुपके चुपके चाहने लगी है, इसे मोहब्बत करे, टूट कर चाहे। अब जबकि वो ये सब कह रहा था तो इसका दिल सीने से निकल कर गोया बाहर भागने की तैयारी में था। मास, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाएं। असरा का लाल होता चेहरा इसकी अंदरूनी कैफियत को जाहिर कर रहा था। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मगर जब 2 माह बाद मेरे घर आओगी तो फिर ये बात ना कहना। अब तुम मेहमान हो, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह भी नहीं सकता, क्योंकि ऐसा ना हो कि अभी कुछ और कहूँ और तुम। वो दानिस्ता बात अधूरी छोड़कर हंसा था। हम असरा का हाथ अब भी इसकी पुरजोश गिरफ्त में था। मैं जा रहा हूँ, चाय लेकर आओ और प्लीज़ ये डरना छोड़ दो। इसने असरा के बालों को होले से छेड़ा और कदरे दूर हट गया। असरा ने दोबारा प्लग लगाया और मास जा चुका था। असरा को अपने चेहरे पर रंग ही रंग बिखरे हुए नजर आ रहे थे, महसूस हुए। अपने फजूल खदशों पर इसे हंसी आने लगी। जब चाय लेकर वो वापस आई तो ज़िशान एक बार फिर शुरू हो गया। बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है। तायमी ने घूर कर देखा, मगर वो बाज ना आया। सबसे आखिर में मास को चाय देते हुए इसकी नज़र मास की नज़रों से मिली, जहाँ इसके लिए चाहत का समंदर मौजूद था। इसके दिल को सुकून का एहसास हुआ। माइयों के जर्द जोड़े में मलबूस गजरे पहने असरा बहुत उदास थी। खूब हल्ला गुल्ला और रौनक थी। सभी आए थे, अगर कोई नहीं था तो वो शैला भी थी। इसकी माँ जाई। इसे आखिर तक इंतजार ही रहा कि अभी वो आएगी। एहसन भाई भी गए थे, मगर इन ज़िद्दी अनापरस्त पसंद लोगों ने इसे नहीं आने दिया। बीबी, जाना है तो हमेशा के लिए जाओ, वापस आने की ज़रूरत नहीं। जरीना बेगम ने साफ जवाब दिया और शहला वहीं चुप हो गई। आकिब भी घर पर नहीं था। फुप्पो फुप्पो, इज़्मा भागती इसके पास आई। अरसरा डर सी गई। फुप्पो, बड़ी फुप्पो आई हैं, आकिब अंकल समेत। इसने ये खुशखबरी सुनाई थी कि शैला और आकिब खुद इसके पास पहुंच गए। अरसरा भागकर बहन से लिपटी। आकिब ने इसके सर पर हाथ फेरा। एहसास को जगाने के लिए एक लम्हा काफ़ी होता है। कल इसकी बेटी गुड़िया के साथ खेल रही थी। आकिब सामने बैठा था। पापा, मैं गुड़िया की शादी नहीं करूँगी। क्यों बेटा? वो आज फारिग था, इसलिए स्कूल से मिनाहिल की बातें सुन रहा था। अगर मैंने इसकी शादी कर दी तो इसका दूल्हा भी इसे मेरे पास नहीं आने देगा। आकिब दहल सा गया। मिनाहिल भी इसे शैला नजर आई। नहीं नहीं, वो मिनाहिल के साथ शैला की तरह नहीं होने देगा। तड़प ही तो उठा वो, और इसी वक्त शैला को तैयार होने का कहा। जरीना बेगम शोर करती रही, पर आज इसने कान बंद कर लिए, जबकि मगर अब इसके सामने मिनाहिल थी। इसने शैला की वजह से नहीं, बल्कि मिनाहिल की वजह से ये फैसला किया था। चलो अच्छी बात है, कुछ तो अक्ल आई। शैला मिनाहिल समेत इसके कमरे में अभी अभी सोई थी। सुबह असरा की रुखसती थी। तूबा ने माइयों की तकरीब को खुद वीडियो बनाई थी, क्योंकि मास के फ़ोन के धमकी दी थी, अगर मैंने तुम्हें तकरीब के दौरान रोते देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सो इसने मुश्किल से आंखों पर जब्त के बंधन बांधे। सोई हुई मिनाहिल को प्यार करके असरा ने वज़ू किया। 3 बजने वाले थे। अभी कुछ घंटों में सुबह होने वाली थी, इसकी ज़िंदगी की नई सुबह। नमाज अदा करने के बाद इसने शुक्राने के नफल पढ़े, तभी दुआ मांगते हुए आंसू इसकी फैली हथेलियों पर टपके। मगर ये रब के हजूर इसके शुक्राने का इजहार था। ऐसे आंसू बहाने में कोई हर्ज नहीं था। जाए नमाज तय करके वो खिड़की के पास आई। इसने खिड़की खोली तो चांद की शरीर करने अंदर चली आई। वो मास के बारे में सोच रही थी जिसने इसे मौत पर कर दिया था। इसके बारे में सोचते हुए एक प्यारी सी मुस्कान इसके लबों पर आ गई। तभी इसका सेलफोन गुनगुनाया। इसने जल्दी से ऑन किया कि कहीं
शैला की नींद ख़राब ना हो जाए। दूसरी तरफ माज था, मुझे नींद नहीं आ रही। क्या आपने आधी रात को यही बताने के लिए मुझे फ़ोन किया? वाह जी वाह। माज को इसका बुरा एतमाद लहज़ा सुनकर बहुत उत्तफ आया। खैर ये मैं तुम्हें कल बताऊंगा कि किस लिए फ़ोन किया था। माज ने धमकी दी, मगर पहली बार असरा इसकी धमकी से खूबसूरत नहीं, क्योंकि इसे पता था कि इस धमकी में इंतज़ार का करब रचा है। चलें अब सो जाएं, वो पिचकार कर बोली। हाँ जी सोने लगाऊं, मगर नींद किस काफिर को आएगी। अब इंतज़ार एक सुबह की दूरी तक का ही तो था, और सुबह दूर कब थी। इसकी ज़िंदगी की रोशन और चमकीली सुबह जो आने ही वाली थी। असरा फ़ोन बंद करके आपी के पास लेट की रात कतरा कतरा गुजर रही थी, और इसकी ज़िंदगी के सुहाने ख्वाब की ताबीर में बदलने के लिए, एक खूबसूरत ताबीर में बदलने के लिए। जी तो गाइज़, यहाँ पे हमारा ये खूबसूरत सा छोटा सा नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा ये नावल आपको? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मुझे ये नावल बड़ा पसंद आया, लेकिन इसमें एक चीज़ की कमी थी कि इनको वलीद का भी बताना चाहिए था कि वलीद के साथ आकर क्या हुआ। तो मुझे अब खैर आप लोग राय का इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।